ओके, कल ये हमने कौन से वाले सैंपल पे किया था? ये वाइन डेटा पे था ना? ठीक है। सो आज हम ये एक्चुअली ये ट्री हमारा का ट्री का स्ट्रक्चर क्या है, और इसमें आप लोगों ने कल ध्यान नहीं दिया, जब ये ट्री बन के आया था तो एक यहाँ पर लिखा आया था क्राइटेरिया में गिनी इम्प्योरिटी। इसे जीनी भी बोल दिया जाता है, गिनी भी बोल दिया जाता है। इन जनरली जीनी इम्प्योरिटी इसे बोला जाता है। डिसीजन ट्री आपका दो क्राइटेरिया पे इन जनरली वर्क करता है। आप इसको ऑफिशियल अगर डॉक्यूमेंटेशन देखेंगे, एक आपका चलता है एंट्रोपी, जो कल हमने डिटेल में पढ़ा। दूसरा एक हमारा जीनी इम्प्योरिटी। कैसा होता है जीनी इम्प्योरिटी, थोड़ा सा देखते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पेंट, यहां पर मेरे पास एक स्कैटर डेटा है, राइट? एक स्कैटर प्लॉट है, और स्कैटर प्लॉट में मेरे पास सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि डिसीजन बाउंड्री का प्रॉब्लम लॉजिस्टिक से सॉल्व क्यों नहीं होता, क्यों रिक्वायरमेंट पड़ती है, एंड वहां पर जीनी इम्प्योरिटी का हमारा क्या रोल है। ठीक है, यहां पर मैंने कुछ कलर सिलेक्ट कर लिए, ठीक है। वो कहां से आता है भाई इसमें? ब्रश का साइज, अच्छा इधर से आता है, ये रहा। ठीक, तो यहां पर हमने ये कुछ ये बना दिया, ठीक है। कुछ ज्यादा बड़े बन गए, इग्नोर करना, कोई बात नहीं। देखिए इसमें अगर मेरा कोई एक ऐसा डेटा आ जाता है जो उस क्लस्टर से बिलोंग नहीं करता है, तो वो डेटा मेरा जीनी इम्प्योरिटी कहलाता है। यानी कि मैंने डिसीजन बाउंड्रीज बनाए, मैंने अपने डेटा को कट किया, और अलग अलग तरीके से कट किया, कुछ इस तरीके से। जैसे मेरे पास यहाँ पर डेटा बाउंड्री था, यहाँ पर लाइन मैंने दे रखा था, और एक मेरा डिसीजन बाउंड्री जा रहा था कुछ इस डायरेक्शन में, ठीक है। एक मेरा डिसीजन बाउंड्री जा रहा था कुछ इस डायरेक्शन में, एक मेरा डिसीजन बाउंड्री जा रहा था कुछ इस डायरेक्शन में। देखिए कुछ इस तरीके से डिसीजन बाउंड्रीज आपके बनते हैं, यानी कि इस एरिया में आने वाला डेटा, अर्जुन इस एक्स एक्सिस से लेफ्ट में आने वाला डेटा एक डिसीजन बाउंड्री को बिलोंग कर रहा है, इस एक्स एक्सिस से और इस वाई के इस वैल्यू से नीचे आने वाला डेटा दूसरे डिसीजन बाउंड्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, इन दोनों वाई एक्सिस के रेंज में आने वाला डेटा तीसरे डिसीजन बाउंड्री को, ये आपका चौथा डिसीजन बाउंड्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट? ठीक है। लेकिन इसी बीच क्या होता है कि अगर कोई डेटा मेरा सही है, लेकिन उसी में यहाँ पर जैसे ये डेटा हमने यहाँ पर प्लॉट किए, ये एक हमारा डिसीजन बाउंड्री का डेटा ठीक है, ये हमारा दूसरा डिसीजन बाउंड्री का डेटा बना जो कि परफेक्ट है, राइट? तो डिसीजन जो हमारा डिसीजन ट्री मॉडल है वो एक्चुअली यही डिसीजन बाउंड्री कैलकुलेट करने में हेल्प करता है कि भाई डेटा आप एक तरीके से सेपरेट कर सको। और एक बात आप अच्छे से जानते हो, डेटा अगर आपने सेपरेट कर लिया और अगर कोई नया फॉरेन डेटा उस रेंज में पड़ रहा है तो वो पर्टिकुलरली उस क्राइटेरिया से बिलोंग करेगा, यस या नो? ठीक है। लेकिन इसमें जीनी इम्प्योरिटी क्या आ जाता है कि अगर ये बाउंड्री आपने बनाया और कोई दूसरा पार्टिकल या कोई दूसरा डेटा आपके बाउंड्री में आ गया क्लोज टू दिस, राइट? तो ये सारा एक मेरा ग्रुप बना हुआ था जो यस यस को रिप्रेजेंट कर रहा था, सेम वही चीज, एंट्रोपी का ही कॉन्सेप्ट है। लेकिन एक मेरा दूसरा डेटा आ गया जो उस बाउंड्री के अंदर ही आ रहा है। भाई कभी कभार ऐसा डेटा आ जाता है, अगर आइरिस डेटा की भी बात करें, प्रॉपर प्रॉपर क्लस्टर्स नहीं बन पाते, डेटा ओवरलैप हो जाता है। तो ओवरलैप हो जाना, एक डेटा दूसरे बाउंड्री में चले जाना, दूसरा तीसरे बाउंड्री में चले जाना, ये मेरा जीनी इम्प्योरिटी को शो करता है। तो एक तो था एंट्रोपी चेक करना, ये भी एंट्रोपी चेक करता है। दूसरा जीनी इम्प्योरिटी चेक करना कि कितना परसेंटेज डेटा इम्प्योर है और कितना परसेंट डेटा प्योर है। अगर सारे यसेस वैल्यू हैं तो जीनी इम्प्योरिटी फिर से वही बातें डाउन होगी। अगर बहुत सारे मिक्स्ड हैं तो जीनी इम्प्योरिटी बढ़ेगी। और अगर बहुत ज्यादा ही ऑल्टरनेट डेटा मिक्स है, 3-4 का क्लस्टर एक ही में मिक्स हो गया, तो जीनी इम्प्योरिटी बढ़ते जाएगी। तो आपका मेन पर्पस क्या है कि जीनी इम्प्योरिटी को भी कम करना, जैसे एंट्रोपी को कम किया था। सेम फॉर्मूला, बस थोड़ा सा फॉर्मूला में अंतर है, डिफरेंस है। एंट्रोपी का फॉर्मूला हमारा क्या था, अगर आप लोग को याद है तो बताइए? माइनस probability of yes multiply log value of probability of yes, फिर अगेन माइनस probability of no multiply log value of probability of no। ये था मेरा एंट्रोपी का फॉर्मूला। और जीनी इम्प्योरिटी कहता है सेम एक फॉर्मूला, 1 माइनस ब्रैकेट में probability of yes का स्क्वायर
प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नो का स्क्वायर। बस यही फॉर्मूले में डिफरेंस है, सेम बाकी चीजें कैलकुलेट वैसे ही होगी। जैसे एंट्रोपी कैलकुलेट होते हुए आ रहा था, सेम जीनी इम्प्योरिटी कैलकुलेट होगा। और जैसे जीनी इम्प्योरिटी की वैल्यू आके इन्फॉर्मेशन गेन निकाला, जैसे एंट्रोपी की वैल्यू से इन्फॉर्मेशन गेन निकाला, सेम जीनी इम्प्योरिटी की वैल्यू से इन्फॉर्मेशन गेन निकालेंगे। इन्फॉर्मेशन गेन का वही आपका कांस्टेंट फॉर्मूला है कि ओरिजिनल जीनी इम्प्योरिटी कितना है माइनस सब वेटेज ऑफ ऑल दी जीनी इम्प्योरिटीज। एंट्रोपी में कैसे था इन्फॉर्मेशन गेन, ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन गेन कितना माइनस इन्फॉर्मेशन गेन ऑफ ऑल द सब क्लासेस, या जो मेरे कॉलम्स थे उसमें से माइनस कर देंगे। यही हमने फॉर्मूला लिया था ना। तो मेरा क्या फॉर्मूला इधर भाई बताइए, जीनी इम्प्योरिटी का 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ y का स्क्वायर, ठीक है, पी वाई का स्क्वायर प्लस पी एन का स्क्वायर, राइट। क्या चीज, y क्या, बेस थ्योरम। हाँ बेस थ्योरम करेंगे वो हम जब नाइफ बेस एल्गोरिदम आएगा ना, वो उसके ऊपर डिराइव हुआ है। हर एल्गोरिदम किसी ना किसी मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट पे डिराइव है। तो ये जो बाइस थ्योरम आपने पूछा ना, वो नाइफ बेस एल्गोरिदम में पढ़ेंगे, राइट। नाइफ बेस एल्गोरिदम पहले अभी हम रैंडम फॉरेस्ट पढ़ेंगे, उसके बाद हमारा नाइफ बेस, मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीकेंड हम नाइफ बेस पे काम कर रहे होंगे, राइट। तो ये 2 नहीं है, ये स्क्वायर समझना है इसे, ठीक है। 1 माइनस पी वाई का स्क्वायर 1 प्लस और ये पी एन का स्क्वायर। यानी आप इसे अगर ओपन करोगे वैल्यू लाओगे तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 से कम ही आएगी, ये तो समझ गए, हमेशा 1 से कम आएगी, राइट। अब आप थोड़ा सा मुझे हेल्प करो और बताओ कि ये चीज हमने कल देखा कि जब हम एंट्रोपी का ग्राफ फॉर्म कर रहे थे तो मुझे पता था कि एंट्रोपी मेरा बढ़ेगा और उसके बाद यहां पर वापस से एंट्रोपी मेरा घटेगा। कब, 0 और 1 के प्रोबेबिलिटी के बीच में। ये मेरा 0 प्रोबेबिलिटी है, ये मेरा 1 प्रोबेबिलिटी है। यानी मुझे ये पता है अगर प्रोबेबिलिटी 0 है तो उस 100% डेटा है तो भी एंट्रोपी कम है आने के, तो एंट्रोपी 0 हो गई। और प्रोबेबिलिटी 0 मतलब उसके चांसेस ही नहीं है तो भी एंट्रोपी 0 हो गई। तो एंट्रोपी का ग्राफ कुछ ऐसे उठता है और ऐसे नीचे आता है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एंट्रोपी कहां पर होगी, जब प्रोबेबिलिटी का वैल्यू 0.5 होगा। क्या होगा भाई, किसी डेटा का एंट्रोपी ज्यादा कब होगा, जब उसमें 50% चांसेस ब्लू बॉल के हैं और 50% चांसेस ही ब्लैक बॉल के हैं, तो एंट्रोपी क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। यानी एंट्रोपी का वैल्यू 0 से लेकर के 1 तक जाता था और प्रोबेबिलिटी भी मेरा 0 से लेकर के 1 तक जाता था। और एंट्रोपी 1 तब होता था जब प्रोबेबिलिटी 0.5 होती थी, और एंट्रोपी 0 तब रहता था जब प्रोबेबिलिटी 0 और 1 रहती थी। तो जीनी इम्प्योरिटी भी मेरा कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट जाता है। अब बिकॉज मुझे पता है कि ये 1 माइनस का फॉर्मूला है, ठीक है, जीनी इम्प्योरिटी का, क्योंकि ये 1 माइनस का फॉर्मूला है। अब थोड़ा सा अंदाजा लगाइए, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ y 0 है मतलब y के आने के चांसेस नहीं है, प्रोबेबिलिटी ऑफ y 0 है, y के आने के चांसेस नहीं है, तो किसके आने के चांसेस है, नो के। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नो क्या हुआ, 1, और 1 का स्क्वायर क्या हुआ, 1, और 1 माइनस 1 क्या हुआ, 0 हुआ। यानी कि अगर किसी एक के भी आने के 100% चांस है तो भी जीनी इम्प्योरिटी भी 0 रहेगा। बात बराबर है। ये बात एंट्रोपी भी कहता था, ये बात जीनी इम्प्योरिटी भी कहता है, यानी कि समहाउ सिमिलर ही है दोनों, ठीक है। अब मान लेते हैं दोनों के 0 आने की प्रोबेबिलिटी है, ना तो आपका पर्टिकुलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ यस है ना प्रोबेबिलिटी ऑफ नो है। इसका मतलब आप पे डेटा ही नहीं है। नहीं नहीं, आप पे डेटा ही नहीं है, आप पे डेटा ही नहीं है, तो फिर उस जीनी इम्प्योरिटी का फायदा क्या, तो वो जीनी इम्प्योरिटी कंसीडर नहीं होता। तो जीनी इम्प्योरिटी कब बनेगा, जब आप पे एटलीस्ट y और n है, या राइट। अब एक और केस हो सकता है जब आप पे y भी 50% हो और नो भी 50% हो। तो y 50% है तो यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ y हो गया 0.5 और प्रोबेबिलिटी ऑफ n हो गया 0.5, 0.5 का स्क्वायर 0.25 और 0.5 का स्क्वायर 0.25, 0.25 प्लस 0.25 इज इक्वल्स टू 0.5 और 1 माइनस 0.5 इज इक्वल्स टू 0.5। यानी कि अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ दोनों ऑब्जेक्ट या दोनों का डेटा अगर 50-50 चांस है, तो एंट्रोपी के केस में जब प्रोबेबिलिटी 50% था तो एंट्रोपी 1 जाता था। लेकिन जीनी इम्प्योरिटी के केस में जब प्रोबेबिलिटी
50-50 परसेंटेज है तो वो भी 50% ही जा सकता है। मतलब जिनी इम्प्योरिटी का मैक्सिमम वैल्यू 0.5 ही होता है, 1 पे नहीं जाता। क्या इस स्टेटमेंट में कोई कंफ्यूजन? बताइए यस या नो। क्या ये स्टेटमेंट दिया जा सकता है, यस या नो? कुछ इस तरीके से जिनी इम्प्योरिटी का ग्राफ जाता है। ग्राफ वही रहेगा, सेम वैसे ही ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, लेकिन अर्जुन 1 तक नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू 1 पे एंट्रोपी कब जाता था? जब प्रोबेबिलिटी दोनों के 50-50% चांस है। तो मैंने वही मैक्सिमम केस मैंने जिनी इम्प्योरिटी के में रखा और पाया कि इसका मैक्सिमम 0.5 ही जा सकता है फिर, यानी ये 1 का केस नहीं बन सकता। इसमें प्रोबेबिलिटी अगर 1 की तरफ बढ़ रही है तो भी जिनी इम्प्योरिटी गिरेगा, एंट्रोपी भी गिरेगा। प्रोबेबिलिटी अगर 0 की तरफ बढ़ रही है, एंट्रोपी भी गिरेगा और जिनी इम्प्योरिटी भी गिरेगा। जिनी एंट्रोपी मत बोल देना, जिनी एंट्रोपी कुछ नहीं होता, ठीक है। जिनी इम्प्योरिटी, और जिनी इम्प्योरिटी क्या है कि मेरा ओरिजिनल डेटा में मेरे दूसरे डेटा सेट बाउंड्रीज मेरे कितने ओवरलैप हो रहे हैं या कितने डेटा मेरे मिक्स्ड हो गए। अगर इस वाले में जिनी इम्प्योरिटी है क्या? नहीं, क्योंकि इसका प्रोबेबिलिटी क्या है भाई, ग्रीन ही डेटा इसमें ग्रीन ही है, तो यानी इसका प्रोबेबिलिटी 100% है। किसी भी एक डेटा का प्रोबेबिलिटी क्या है? 100 प्रोबेबिलिटी हो यानी 1 हो तो जिनी इम्प्योरिटी क्या रहती है? 0 रहती है। एंट्रोपी भी क्या रहती है? 0 रहती है। तो इसीलिए डिसीजन ट्री 2 क्राइटेरिया पे बना हुआ है, जिनी इम्प्योरिटी और एंट्रोपी। तो आप आइदर ऑफ द जो है दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, आइदर ऑफ द केसेस, राइट। तो यहाँ पर डे 2 में हम यही देखेंगे कि जो मैंने आपको टास्क दिया था, कुछ एक आध डेटा लेंगे और एक आध कुछ अलग तरीके से ट्री प्लॉट करेंगे और इस ट्री को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है, ये ट्री करता क्या है। तो हमने ऊपर सारे कोड रन कर रखे हैं, इसी कोड को रीरन कर लेते हैं, ये वाला, राइट। और फ्रॉम sklearn डॉट डेटा सेट इम्पोर्ट एवरीथिंग। इसका क्या मतलब है भाई? जितने डेटा है, मुझे लोड आईरीज निकालना हो, लोड बोस्टन डेटा निकालना हो, वो सब इसी के अंदर आ जाएंगे। आप लोगों ने बोस्टन डेटा पे काम किया, हाउस प्राइस प्रिडिक्शन पे एक डेटा दिया था, बोस्टन हाउस प्राइस प्रिडिक्शन वाला, एक तो sklearn का और एक वैसा डेटा नहीं किया। एक बार इस वाले पे ट्राई करना, लोड बोस्टन। अच्छा इसमें है ही नहीं, ठीक है मैं भेज दूँ। सीबॉन में बोस्टन डेटा, एक मिनट, सीबॉन में नहीं है आई थिंक। वो किसका है ये? sklearn डेटा सेट का है ना, तो आ क्यों नहीं रहा है हमारा? हटा दिया क्या इन्होंने? हाँ हटा दिया है, ठीक है। अभी अभी ये हो सकता है नए अपडेट में हो, ये मेरा पुराना चल रहा है इसमें ना, लेकिन इसी में आता ही है। पहले तो आ रहा था, पता नहीं अब क्यों नहीं है। ठीक है, आप एक बार ट्राई करना, मैं इस डेटा को मैनुअली मंगा लूंगा डाउनलोड करके। ओके, तो हमने यहाँ पर कॉल कर लिया लोड आइरिस। ये हमारा डेटा नहीं डीएफ के नाम से रख लेते हैं, और डीएफ नहीं, ये तो मेरा जस्ट डेटा है, इसका नाम आइरिस रख लेते हैं। और आइरिस डॉट कीज हमारे पास है, राइट है ना। और हमें दो ही चीज से मतलब है, डाटा और टारगेट से। ये वाला कोड मैंने उठा लिया स्प्लिट करने वाला, राइट। और यहाँ पर आइरिस का डेटा और यहाँ पर आइरिस का टारगेट, बाकी चीजें वही रहेंगी, ठीक है। मॉडल आपने कॉल कर लिया, डिसीजन ट्री क्लासिफायर। और यहाँ पर देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है क्राइटेरिया में, देखिए ये सारे जो है ना टॉपिक, ये सब हम हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग में पढ़ेंगे। उसमें सारे मॉडल उठाएंगे, सारे मॉडल का ग्रिड सर्च सीवी के थ्रू हम सबको हाइपर पैरामीटर ट्यून करते हैं कि किस पैरामीटर पे मेरा बेस्ट है। अभी मैं बताऊंगा तो मुझे मैनुअल लूप बनाना पड़ेगा, लेकिन मॉडल है, sklearn ने मॉडल ही दिया हुआ है, ग्रिड सर्च सीवी वो खुद करता है, तो उसके इसके थ्रू हम ये रिजॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास क्राइटेरिया क्या है बाय डिफॉल्ट? जिनी। और यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको क्राइटेरिया में और क्या मिल जाएगा?
यहाँ आप नीचे आएंगे तो देखिए क्राइटेरिया में क्या है, आपका एंट्रोपी है और लॉग लॉस है। लॉग लॉस आपका रिग्रेशन में ज्यादातर यूज होता है, जो हमने कॉस्ट फंक्शन पढ़ा था ना, ये वो वाला। तो एंट्रोपी हमने देखा जीनी वाला है, और ये लॉग लॉस हमारा रिग्रेशन में। तो बाय डिफॉल्ट ये क्या यूज करता है, जीनी। जीनी इसीलिए यूज करता है क्योंकि मैथमेटिकली ये कैलकुलेट करना थोड़ा इजी है। तो अभी तक जो हम बाय डिफॉल्ट रन कर रहे थे ना, वो जीनी पे ही रन कर रहे थे। क्लियर है, समझा हमने कल एंट्रोपी ही था, लेकिन बाय डिफॉल्ट वो जीनी को रन कर रहा था। तो अगर एंट्रोपी पे चलाना है तो आज क्राइटेरिया क्या करेंगे, इसका एंट्रोपी करेंगे। ठीक है, मॉडल डॉट फिट राइट, एक्सट्रेन और वाई ट्रेन। और यहाँ क्या लिखा आ गया मेरा क्राइटेरिया, जब आप कोई यहाँ पे हाइपर पैरामीटर ट्यून करते हैं तो विथ पैरामीटर भी लिखा आता है आर्गुमेंट कि आपने ये चेंज करके आप मॉडल बनाया। ठीक है, मॉडल डॉट स्कोर क्या दिया जाता है इसमें, एक्स टेस्ट और वाई टेस्ट। ठीक है, ऑलमोस्ट 93 का एक्यूरेसी। अब ये बात आप जानते हैं, रैंडम स्टेट थोड़ा सा चेंज करेंगे, ये भी हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग है। ये भी पैरामीटर था, लेकिन ये हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग इसीलिए कंसीडर नहीं होता क्योंकि ये मॉडल का पैरामीटर नहीं है, ये ट्रेन टेस्ट स्प्लिट का पैरामीटर, इसीलिए ये हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग में कंसीडर नहीं होता है। ऑल्दो आप कर सकते हो, ये पैरामीटर ट्यूनिंग है। हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग में हमेशा मॉडल का पैरामीटर कंसीडर होगा। ठीक है, थोड़ा सा बदला, 96 एक्यूरेसी आ गया। अब हमें क्या करना था, ट्री प्लॉट करके देखना था इसने एक्चुअली में किया क्या। ट्री हमारे पास हमने नहीं मंगाया, प्लॉट ट्री के नाम से। ठीक है, अब प्लॉट ट्री में हमें बस मॉडल देना होता है अपना, यानी कि डिसीजन ट्री ऑब्जेक्ट देना होता है। कुछ इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा। और पीएलटी देखिए, मेरे पास ओवरऑल कितना डेटा था, अगर आप यहाँ चेक करेंगे आयरिस का डेटा ये है, और आयरिस का डेटा का आपने क्या चेक कर लिया, लेंथ चेक कर लिया। आपके पास टोटल कितना डेटा, टोटल आपके पास 150 डेटा, राइट। ठीक है, 150 डेटा में से इसने एक्स ट्रेन को कितना दिया था, अगर आप लेंथ चेक करेंगे, लेंथ ऑफ एक्स ट्रेन कितना दिया था, 120, क्योंकि डिवाइड हुआ था ना 80-20 पे। तो इसने पहला क्या उठा लिया सैंपल, 120 सैंपल उठा लिया, क्योंकि ट्रेनिंग डेटा पे ये आपका डिसीजन ट्री ट्रेंड हुआ है, ना कि टेस्टिंग डेटा पे। टेस्टिंग डेटा पे तो कैलकुलेट कर रहा है। ठीक है, और बाय डिफॉल्ट एक इसने फीचर को पिक किया जो बेस्ट फीचर था मेरा। मेरे पास 4 फीचर थे, सेपल लेंथ, सेपल विड्थ, पेटल लेंथ, पेटल विड्थ। ठीक है, और इसने क्या चेक किया, x ऑफ 3, यानी कि अगर आप चेक करोगे x यानी कि आइरिस का फीचर नेम, आपके पास ये 4 डेटा, इसमें तीसरे पोजीशन पे कौन है, पेटल लेंथ। यानी कि आपने इसने तीसरा कॉलम पिक किया, ये 3 लिखना मतलब तीसरा कॉलम लिखना। तो यानी कि कौन सा सबसे आपका इंफॉर्मेशन गेन आया होगा, सबसे ज्यादा में पेटल लेंथ में आया होगा, और पेटल लेंथ को उसने पहला रूट नोड कंसीडर किया। क्लियर है, वो बैकएंड में जो कल हमने पढ़ा था ID3 रन करें, देखो ID3 दोनों में रन हो रहा है। क्यों, अगर आप एंट्रोपी निकाल रहे हो तो भी लास्ट में इन्फॉर्मेशन गेन निकालना है, इन्फॉर्मेशन गेन निकालना ही तो ID3 काम कर रहा है। अगर आप जीनी इंप्योरिटी निकाल रहे हो तो भी इन्फॉर्मेशन गेन निकालना है, इन्फॉर्मेशन गेन तो निकालना ही निकालना है, राइट। ये जो डिसीजन ट्री है इसको कार्ट एल्गोरिथम भी बोला जाता है कभी कभार। तो इंटरव्यूअर कार्ट भी आपसे पूछ सकता है, भाई कार्ट एल्गोरिथम के बारे में बताओ। कार्ट, कार्ट मतलब CART, क्या हुआ, CART मतलब क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन ट्री। अगर आप चेक करेंगे तो इसे कार्ट एल्गोरिदम भी बोल दिया जाता है। सी रिप्रेजेंट कर रहा है क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन ट्री। ये एक ट्री मॉडल है जो क्लासिफिकेशन भी कर सकता है प्लस रिग्रेशन भी। तो इसे डिसीजन ट्री ना बोल करके कार्ट भी बोल दिया जाता है। कार्ट एल्गोरिदम के बारे में बताओ, तो मामला फंस जाता है फिर, यार ये तो पढ़ा ही नहीं है, पढ़ा है। ठीक, तो ये ध्यान रखना।
तो अर्जुन इसने कौन सा पहला कॉलम पिक किया? पेटल लेंथ। क्यों पिक किया होगा हितेश? हाँ बहुत बढ़िया, उससे सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन गेन थी। अब उसने पेटल लेंथ में भी क्राइटेरिया बनाया, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अब मुझे पता है कि पेटल लेंथ के बाद पेटल लेंथ अगर मेरा 0.8 से ज्यादा होता है या 0.8 से कम होता है तो मैं अपने डेटा को दो पार्ट में ब्रेक कर सकता हूँ। ध्यान से देखना, और पहला डायरेक्टली एक मेरा लीफ नोड आ गया है। इस पेटल लेंथ में मेरा एंट्रोपी कितना बता रहा है? 1.5। और टोटल स्टार्टिंग में कितने सैंपल्स थे? 3। अगर मैं यहाँ पर इस 3 सैंपल की बात करूं, इन तीनों को ऐड करूं, कितना आंसर आ रहा है? 36, 41 और 43। 36 प्लस 41 प्लस 43 कितना आया? 120। अब इससे क्या समझ में आपको? आपके पास टोटल 3 डेटा। 3 कौन से डेटा? आइरिस डॉट टारगेट नेम्स। आपके पास 3 डेटा, यस या नो? और इसने बोला कि अगर मैं पेटल लेंथ 0.8 से कम लेता हूं तो मुझे डायरेक्ट 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। 36 तो सिटोसा मिल जाते हैं, 41 वर्सिकुलर मिल जाते हैं और 43 वर्जिनिका मिल जाते हैं। ये कर रहा है अंडर द हुड। अब ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए? ये लिखा क्या रहता है? कल हमने डिस्कस नहीं किया था इस पे क्योंकि आज के लिए रखा था मैंने। तो यानी कि पहले कॉलम पे उठाना, पहले कॉलम पे ब्रेक करना, कॉलम जो भी बेस्ट होगा वो पिक करेगा इन्फॉर्मेशन गेन के अकॉर्डिंग। 3 को पिक किया है, 3 मेरा कौन आ रहा है यहाँ पर? 0, 1, 2, ये वाला, इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पर ये मेरा कॉलम पिक हुआ, देन 3 मेरे वैल्यू यहाँ पर डिवाइड हो गए, ठीक है। पहले वैल्यू पे डायरेक्ट लीफ नोड आ गया है। आप चेक करेंगे ये डायरेक्ट एरो निकला और इस एरो के बाद कोई एरो नहीं है, मतलब ये डायरेक्ट मेरा रूट नोड से डायरेक्ट लीफ नोड, कोई डिसीजन नोड नहीं है। मतलब अगर किसी की वैल्यू पेटल लेंथ की 0.8 से कम होती है तो वो डायरेक्टली मेरा क्या निकल जाता है? 36। 36 क्या है मेरा? सिटोसा। 36 सैंपल सिटोसा के, ठीक है। एक बार इसे क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं कि ये मेरा x ऑफ 3 1 2 3 ले रहा है, 1 2 3 4 का 3 ले रहा है या 0 1 2 3 का 3 ले रहा है। ये क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं, अदरवाइज ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो ये क्रॉस वेरीफाई ऐसे करते हैं कि मेरे पास टोटल सैंपल कितने मेरे पास? 150। तो 50 50 50 के 3 सैंपल है मेरे पास, ठीक है। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, यहाँ पर मैं 0.8 के वो ले लेता हूँ पेटल लेंथ, ठीक है। तो मेरे पास आयरिस का डेटा है, ये रहा। सेपल लेंथ, सेपल विड्थ, पेटल लेंथ, ये है मेरा पेटल लेंथ। क्लियर है भाई? जैसे नो। अब अर्जुन मुझे बताओ, इस तीसरे एरे को, क्योंकि मैंने डेटा फ्रेम नहीं बनाया, इस तीसरे एरे को मुझे वर्टिकली पूरा कॉल करना है। रो सारे चाहिए, कॉलम ये आया ना 1.4 वाला। क्लियर है? इसमें 0.8 है कहीं? इसमें तो लग भी नहीं रहा मुझे 0.8 डॉट मिनिमम, इसमें है ही नहीं। कौन सा? हाँ वही वही तो क्रॉस वेरीफाई कर रहे हैं ना, अदरवाइज मैं जो स्टेटमेंट दे रहा हूँ वो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने चेक किया कि अगर मैं तीसरा कॉलम यानी कि ये वाला लेता हूँ 0 1 2 3 इंडेक्स के अकॉर्डिंग तीसरा, यानी कि चौथा कॉलम बन रहा है मेरा। अगर मैं इसमें बोलता हूँ कि मुझे सारे वो बता दो जो आपके 0.8 से क्या है? कम है। ये मुझे ट्रू फॉल्स की सीरीज मिली, जैसे नो, है ना। अब ये ट्रू फॉल्स की सीरीज तो मिली मुझे, लेकिन इसके मास्किंग में ये आंसर नहीं आएगा डायरेक्टली। किस चीज का? नहीं नहीं, मैं हाँ यही तो चाहिए मुझे। चाहिए ट्रू कितना होना चाहिए? 36। मेरा डेटा क्या कह रहा है? 36 ट्रू निकलेंगे, है ना। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि डायरेक्ट यहीं पे करा लेते हैं, यहीं पर एरे में ही काम कर जाएगा, ठीक है। लेकिन ये एरे है और एरे में वैल्यू काउंट मेरा है क्या? वो तो मेरा सीरीज में था। फिर भी एक बार चेक करते हैं। नहीं, यहाँ पर
फिर आपको देगा ये ट्रू फॉल्स है, तो ट्रू फॉल्स में हम यहाँ पर बोल देते हैं, एक मिनट, डॉट काउंट नहीं है हमारे पास, इधर हम बोल देते हैं, एक मिनट, मास्किंग करा देते हैं। इसे हम बोल देते हैं कि ये जो मेरा डेटा है यहाँ पर ट्रू वाला उठा लो, ठीक है। तो ट्रू वाले डेटा में मुझे ट्रू वाले को काउंट करना है। तो यहाँ पर मेरे पास ये 50 आया, 50 डेटा है क्या मेरे पास ये, एक मिनट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 2 3 4 5, 9 पंचे 45 और 5 50, हाँ। अच्छा ठीक तो है यार, ये तो पूरा आपका वो डेटा है ना, एक्स डेटा है ना, उसमें ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग में भी तो डिवाइड हुआ है, ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग में भी डिवाइड हुआ है, तो 120 में से ही ये डेटा जाएगा, ठीक है। तो फिर मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि आइरिस का डेटा का नहीं, एक्सट्रेन का डेटा का लेना पड़ेगा मुझे, ठीक है। मुझे ये बोलना पड़ेगा कि जो मेरे पास एक्सट्रेन है इसके इस पे जाओ, ये वाला डेटा, ठीक है। और इसके इस वाले डेटा पे मुझे काउंट, इसमें डायरेक्ट काउंट का तो ऑप्शन रहता है हमारे पास। ओके ओके, इशू इशू ये आ गया ना कि ये एक्चुअली में आपका इंटीजर बन जा रहा है, रीजन यही हो जा रहा था, ठीक है। इसमें हमने बोल दिया कि मुझे लेस देन 0.8 वाले डेटा मुझे दे दो। अच्छा एक काम करते हैं, इसे ना पहले इसमें स्टोर कर लेते हैं, टेम्पररी, इशू यही आ रहा है। इसे हमने टेम्पररी में स्टोर कर लिया, टेम्पररी का हमने बोल दिया 0.8 से कम दे दो, अब क्लियर है। और इस टेम्पररी का मास्किंग करा देंगे, एक्चुअली हमने डेटा स्टोर नहीं किया था ना, तो मास्किंग नहीं बन पा रहा था, ये आया और इस पे हम लेंथ रन करवा देंगे, अब आपका वेरीफाई हो जाएगा 36, परफेक्ट। तो इसने क्या डेटा लिया है, तीसरा इंडेक्स, यानी कि पेटल विड्थ लिया है इसने, ठीक है। 1 2 3 नहीं, 0 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ पर इसने पेटल विड्थ से इसने सेग्रीगेट किया है, और ये पाया कि अगर पेटल विड्थ 0.8 से कम होता है तो डायरेक्टली उसमें से 36 डेटा सिटोसा निकल जाते हैं। आप चेक करोगे, क्रॉस वेरीफाई करोगे, तो ये जितना भी आपके पास टेम्पररी डेटा आया जिसका भी 0.8 से कम था, पेटल विड्थ, यहाँ पे मैं लिख देता हूं पेटल विड्थ, सो दैट आपको याद रहे कि मेरे पास पेटल विड्थ पे इसने डेटा को स्प्लिट किया, 0.8 से कम मेरे पास तीन पार्ट बने, 36, 41 और 43, किसके, सिटोसा, वर्सिकुलर और वर्जीनिका के। और उस 36, 41, 43 में से 36 के 36 चले गए किसमें, सिटोसा में चले गए, यानी व्हेन पेटल विड्थ इज लेस देन 0.8 वी कैन डायरेक्टली से दैट वो पर्टिकुलर फ्लावर बिलोंग्स टू सिटोसा ग्रुप। ये डायरेक्टली सेग्रीगेट कर दिया इसने, बढ़िया है कि नहीं है हमारा, ठीक है। सेकेंड डिसीजन नोड यहां पर आया, डिसीजन नोड में क्या कह रहा है कि अब इसी में दोबारा चेक करो, किसको, एक्स ऑफ 3 को ही लिया, एक्स ऑफ 3 क्या है मेरा, वही पेटल विड्थ, हाँ। उसमें कह रहा है कि अगर पेटल विड्थ 1.7.5 से कम, 7.5 से कम या ज्यादा, एंट्रोपी उस केस में ये आया था, उसमें टोटल सैंपल बने 84, 84 क्यों बनेंगे, इन दोनों का सम 41 और 43, तो 84 बन गए। अब 84 में भी दो पार्ट में डिवाइड हो गए आपके, उसमें भी दो पार्ट में चले गए कि अगर अब मैं यहां पर दूसरे यानी कि तीसरे इंडेक्स को पिक करूं, पेटल लेंथ को, तो अगर मेरे पास पेटल विड्थ इतना होता है तो उसमें मैं पेटल लेंथ अगर चेक करूं और पेटल लेंथ अगर 4.95 से कम निकलती है तो एक्चुअली में फिर वो दो डिसीजन नोड फिर बनेगा मेरा, अभी लीफ नोड नहीं आया है, यहां पर ये इधर गया। अब पहले इसको कंप्लीट करो, हमेशा ध्यान रखना एक डिसीजन नोड को कंप्लीट करना होता है। कहां पर आ रखी है इसमें ना, कोई नहीं, हमने ये उठा लिया था, अच्छा ये उठा लेते चलो। हमेशा एक डिसीजन नोड को कंप्लीट किया जाता है, फिर सेकंड पे, ये नहीं जो इधर मूव हुए, इधर पढ़ लिया फिर वापस इधर आ गए, नहीं, पहले एक नोड कंप्लीट करेगा, बैकएंड में भी है। यहां पर मैंने चेक किया पेटल लेंथ, पेटल लेंथ अगर 2 से मतलब 4.85 से कम या ज्यादा निकलिए, बराबर निकलता है, 4.85 से कम या बराबर, तो उसमें भी मेरे पास दो केसेस बनते हैं, एक तो वर्सिकुलर और एक वर्जीनिका। वर्सिकुलर का एक ही सैंपल आता है,
तो उसमें भी मैंने चेक कर लिया कि भाई अगर एक ही सैंपल मेरा वर्सिकुलर का आता है तो यहाँ पर ये मेरा वर्सिकुलर का ट्रीट हो, और वर्जीनिका के केस में क्या हो, डायरेक्टली 37 के 37 सप्लाई हो जाए। इसमें से 37 सैंपल मेरे किस में आ गए, डायरेक्ट वर्जीनिका के केस में आ गए, क्योंकि यहाँ पर देखिए 0037 मतलब सिटोसा ये सिटोसा वर्सिकुलर और वर्जीनिका फीचर नेम्स है ना मेरे, उसके अकॉर्डिंग लिखा हुआ है। और यहाँ पर फिर मेरे पास अब आ जाता है सेपल लेंथ, सब नहीं, वन पे कौन है मेरा, सेपल विड्थ है, वन पे कौन है मेरा, सेपल विड्थ। अब सेपल विड्थ में चेक करता हूं, अगर सेपल विड्थ 3.1 से कम है या बराबर है तो उससे रिलेटेड मेरे पे 3 सैंपल, उन 3 सैंपल में भी बिकॉज आंसर एक देना है मुझे। देखिए लास्ट लीफ नोड में हमेशा एक आंसर लिखा होगा, लास्ट लीफ नोड में हमेशा एक आंसर लिखा होगा। यहाँ पर कितने आंसर आ गए हैं, 2, मतलब ये लीफ नोड नहीं है, डिसीजन नोड है अभी भी। इस डिसीजन नोड को फिर ब्रेक किया तो मेरे पास ये रहा लास्ट लीफ नोड, कि अगर पर्टिकुलरली इस केस में मेरा यहाँ पर आप चेक करो, सेपल विड्थ अगर 3.1 से कम होता है, सेपल विड्थ अगर 3.1 से कम होता है तो डायरेक्टली वो 2 से बिलोंग करता है। कौन है वो, वर्जीनिका। और सेपल लेंथ अगर, सेपल लेंथ सेपल विड्थ अगर 1 पे सेपल विड्थ है, सेपल विड्थ अगर 3.1 से ज्यादा होता है तो डायरेक्टली वो बिलोंग करता है 1 को। यहाँ कौन है, वर्सिकुलर। ये एक लीफ नोड यहाँ पर कंप्लीट हुआ। अब इधर आ जाओ, बताओ भाई इसको थोड़ा एक्सप्लेन करो, x ऑफ 2 पे क्या है। चलो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, आपको बार बार कंफ्यूजन हो रहा है। एक तो ये डेटा है ना, ठीक है। क्लियर, यहाँ ऊपर जाने से अच्छा है यहाँ बार बार दिख जाएगा हमें, ठीक है। ओके, x ऑफ 2 हमारे पास है 012 पेटल लेंथ, ठीक है। पेटल लेंथ अगर मेरा 4.95 से कम होता है तो मेरे पास फिर 2 क्लास बन जाते हैं, ठीक है। एक तो वर्सिकुलर और एक वर्जीनिका बन जाता है। तो एक मुझे सॉल्व करना है वर्सिकुलर के लिए, एक वर्जीनिका के लिए। अगर 4.95 से पेटल लेंथ कम होती है तो वर्जीनिका, सॉरी वर्सिकुलर, और यहाँ ज्यादा होती है तो वर्जीनिका नहीं। फिर 2 क्राइटेरिया आ जाता है। फिर x ऑफ 3 चेक कर रहा है, x ऑफ 3 क्या था मेरा, लास्ट वाला पेटल विड्थ। देखिए पेटल विड्थ से ही स्टार्ट किया था लेकिन फिर पेटल विड्थ पे आ रहा है वो, ठीक है, क्योंकि कंडीशन सारे बनाएगा। अगर 1.555 से कम निकलती है तो उस केस में डायरेक्ट वर्जीनिका, ठीक है। और अगर ज्यादा निकलती है तो फिर से 2 क्लासेस बन सकते हैं। तो 2 क्लासेस में अगर x ऑफ 0 है आपका सेपल लेंथ, अगर सेपल लेंथ 6.95 से कम निकलती है तो वो सीधा आपका वर्जीनिका, और लास्ट में आपका, नहीं नहीं वर्जीनिका ये है, ये वर्सिकुलर है, सेकंड पे वर्सिकुलर है, ये देख रहे हैं, और ये लास्ट वाला वर्जीनिका। तो ये हिसाब किताब चल रहा है इधर। आई थिंक डिसीजन ट्री को पढ़ना समझ में आपको आ गया होगा, यस या नो। हमने एंट्रोपी यूज किया था तो क्या लिखा हुआ है, एंट्रोपी एंट्रोपी एंट्रोपी। अगर मैं यहीं पर बाय डिफॉल्ट क्या है हमारा क्राइटेरिया, जिनी, तो या तो मैं लिख देता हूं या रहने ही देते हैं, जिनी यूज कर लिया। तो यहाँ पर क्या बन के आया मेरा, जिनी के अकॉर्डिंग। पहले क्या लिखा था इधर, एंट्रोपी। दोनों में इंफॉर्मेशन गेन पे टॉप पे कौन है, तीसरा कॉलम ही है, यानी कि चौथा कॉलम, इंडेक्स के अकॉर्डिंग तीसरा यानी चौथा कॉलम। आई थिंक डिसीजन ट्री को आप लोग रीड करना जान चुके हो। यहाँ पर भी डायरेक्टली एक लीफ नोड आ रहा था, यहाँ पर भी डायरेक्टली एक लीफ नोड आ रहा था, यहाँ डायरेक्टली एक आ रहा था, यहाँ 2 पार्ट में ब्रेक हो रहे थे। आपने पाया घुमा फिरा के बाद बराबर ही है दोनों के केस में। कुछ पूछना है तो बताइए। देखिए मशीन लर्निंग के फील्ड में सबसे पॉपुलर एल्गोरिदम है ये, क्योंकि सबको अच्छा लगता है ये एल्गोरिदम, और सबको इसके पीछे का बैकएंड क्लियर रहता है कि ये कर क्या रहा है एक्चुअली में। बताओ भाई अर्जुन, कुछ पूछना है इसमें तो, पक्का। अच्छा, लोड आइरिस पे हमने कर लिया, एक किस पे करें, डायबिटीज वाले पे मुझे वो कराना पड़ेगा पहले, स्टैंडर्ड स्केलिंग, और वो इसलिए मैंने कल लिख करके कट कर दिया था। मुझे बाद में याद आया कि इस पे पहले आपको स्टैंडर्डाइज और नॉर्मलाइज कराना है, तब जा करके वर्क करें, और वो टॉपिक अभी हमने स्टार्ट नहीं किया।
नेक्स्ट वीकेंड वो उठाएंगे, वो करेंगे, देन वो टॉपिक, वो डेटा उठाएंगे, ठीक है। अभी हम कर लेते हैं, इसमें हमारे पास है ब्रेस्ट कैंसर है, डिजिट्स, हाँ डिजिट्स वाला करते हैं, डिजिट्स हमने लॉजिस्टिक पे किया था, ठीक है, डिजिट्स वाला। और ये बहुत अच्छा डेटा सेट है, आपको याद होगा, इसमें हमने इमेज को क्लासिफाई करवाया था, राइट, ठीक है। डिजिट्स के हमारे पास डेटा है, ये रहा डेटा, ठीक है। इस डेटा को हमने विजुलाइज करने के लिए क्या किया था, इस डेटा का एक को कॉल किया था और इसे रीशेप किया था 8x8 पे, ठीक है, और इसे plt डॉट मैट शो करवाया था, ठीक है, और इसे plt डॉट ग्रे करवाया था। तो कुछ इस तरीके से ही हमें दिखता था, राइट। इस डेटा सेट पे अब हमारा ट्रेंड होगा, तो सारी चीजें वही कॉल कर लेते हैं। यहाँ पर मुझे लिखना है डिजिट्स, और इधर भी बाकी चीजें क्लियर है, ओके। देन सीधा मॉडल उठाते हैं और स्कोर चेक करते हैं, राइट। क्लियर है, ओके। देखो वाइल लूप लगा करके बेस्ट इसका फिलहाल इससे निकाल लेंगे, राइट। अभी इग्नोर करते हैं, 85 पे ही लेके आगे बढ़ते हैं। हमें क्या करना है, प्लॉट ट्री, और प्लॉट ट्री को हमें क्या देना है, अपना मॉडल देना है, plt डॉट शो करा। हाँ बहुत बढ़िया, ठीक है। जब भी इस टाइप का आपको डिसीजन ट्री देखने को मिले कि समझ ही नहीं आ रहा है, तो समझ जाना वो मॉडल ओवरफिट कर रहा है आपका। ओवरफिट कर रहा है मतलब हर हर नोड को वो हर आउटकम के लिए एक डिसीजन नोड देना चाह रहा है। उससे क्या हो जाएगा, उससे मल्टीपल नोड्स बनेंगे, और मल्टीपल नोड से मॉडल बहुत ज्यादा ओवरफिट करने की कोशिश करेगा, मतलब एक एक वैल्यू को कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है। उससे एक डिसीजन ग्रुप में नहीं दे पाएगा वो। हम चाह रहे हैं कि ज्यादा ओवरफिट ना हो, एक ग्रुप में डिसीजन दे, गलत भी हो सकता है चलेगा, लेकिन ज्यादा ओवरफिट ना। ओवरफिट से क्या होता है, ट्रेनिंग में तो अच्छा करेगा, टेस्टिंग में भी अगर यही का डेटा है तो अच्छा करेगा, एक्चुअल जब सिनेरियो का डेटा आएगा तो वहां मामला गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। कोई बात नहीं, फिर भी इस डेटा को करेक्ट करने के हमारे पास दो ऑप्शन है। सबसे पहले तो यहाँ पर plt डॉट फिगर से इसे एडजस्ट कर सकते हैं, राइट, है ना। क्या बढ़ा है इसका, विड्थ बढ़ा दे थोड़ा सा, विड्थ और लेंथ, इसको कर देते हैं 15/15, ज्यादा हो जाएगा, 12/25 कर देते हैं इसे, देखते हैं कुछ बात बनेगी। लेंथ ज्यादा हो जाएगी, लेंथ ही तो देना चाह रहे हैं, डिसीजन ऐसा दिखे या नहीं दिखेगा हमें, देख लेते हैं एक बार। हाँ लेंथ ज्यादा हो गई, कुछ ज्यादा ही हो गई, ठीक है। 15/15/12 करते हैं, राइट। डेटा वैसा ही है, यहाँ पर कुछ आपके वैल्यूज लिखे होंगे, ठीक है, वो अभी नहीं दिख रहे हैं। अब इसीलिए हमारे पास एक यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है, प्लॉट ट्री के अंदर में मैक्सिमम डेप्थ क्या आ जाता है। मैक्सिमम डेप्थ का मतलब है कि कितने नोड बनाना चाहते हो, उतने नोड के बाद ये डेटा आगे फर्दर डिसीजन देना बंद कर देगा। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ मैक्सिमम डेप्थ 3, देखिए एक मिनट, इसे थोड़ा सा पहले फिगर साइज कम कर लेते हैं, इसे कर ले 10/7, ठीक रहेगा। 110 हो गया क्या, क्लियर है। मैंने क्या लिखा, मैक्सिमम डेप्थ 3, ये रहा मेरा पहला नोड, ये रहा मेरा दूसरा नोड, ये रहा मेरा तीसरा नोड, और ये रहा इसके फाइनल डिसीजन नोड्स। भाई तीसरा आगे आकर के क्लोज तो होगा ना, या हवा में जोड़ दोगे उसे, ठीक है।
इतना पोर्शन पहला नोड यहाँ से लेकर के यहाँ तक ऐसे देख लो, इतना पोर्शन आपका दूसरा नोड और ये आपका तीसरा नोड। मैक्सिमम डेप्थ आपने पास किया तो इतने में ही अब वो डिसीजन लेगा। नहीं, डिसीजन तो वो एक्चुअली में ले रहा है, ये शो करने के लिए आप कह रहे हो कि बस 3 तक शो करो। देखो मॉडल बैकएंड में बना हुआ है, अगर आप यहाँ पर बोल रहे हो एक ही नोड रखो, तो इसने क्या किया, एक ही नोड रखा। क्या कि अगर समथिंग एक्स का डेटा कुछ इतना होता है तो मेरे पास इतने सारे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 तक के सैंपल 9 तक के बन रहे हैं, और उसमें भी फिर मैं ये क्राइटेरिया चेक करूंगा, ये क्राइटेरिया चेक करूंगा। अगर इसमें चेक करूंगा तो यहाँ पर देखिए मेरे बहुत सारे वैल्यूज आएंगे। तो यहाँ पर फिर हम ना गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी पे वर्क करते हैं कि मतलब सबसे ज्यादा सैंपल्स किसके थे, वैल्यूज किसके उसने चेक किए, 137 के ना। तो मैं क्या मान लूंगा कि ये 137 मतलब 0 डिजिट से बिलोंग कर रहा है, तो मेरा डेटा क्या हो सकता है, 0 डिजिट हो सकता है। अगर आप अपने नोड को कम रखेंगे तो आपको प्रोबेबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी, नोड बढ़ाएंगे तो प्रोबेबिलिटी नहीं बढ़ानी पड़ेगी। इसमें कुछ पूछना तो बताइए अर्जुन। हाँ, जैसे यहाँ पे देखो, आपको पता है डिजिट्स का डेटा है, ठीक है। पहले थोड़ा क्वालिटी इसका इम्प्रूव करते हैं। दिख रहा है, थोड़ा बहुत तो दिख रहा है ना अब अब क्लियर है, राइट। मेरे पास टोटल जितना भी डेटा है, टोटल एक्स ट्रेनिंग में कितना गया, 1437 सैंपल गए। तो भाई अर्जुन इन सब का सम क्या होगा, 1437 होगा। इतना तो क्लियर है, ठीक है। उसने, मेरे पास x के 64 रो 64 कॉलम्स हैं, 8x8 था ना, उसको फ्लैट कर दोगे तो कितने कॉलम्स बन जाएंगे, 64। 64 में 36 यानी कि 37th कॉलम लिया, 1 से चेक करिए तो 37, 0 से 36 कॉलम। उसने 37th कॉलम को वेटेज दिया, उसमें वैल्यू चेक किया, अगर 0.5 से कम निकलता है जिनी को, हाँ बिल्कुल उसका ज्यादा था, राइट। जिनी हमने क्योंकि मॉडल में लिया था क्राइटेरिया, जिनी इतना रहता है तो टोटल इतने सैंपल बनते हैं। इतने सैंपल में 0 के इतने आते हैं, 1 इतने आते हैं, 2 इतने आते हैं, 3 4 5 6 7 8 9 डिजिट कितने थे हमारे पास, 9। भाई 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ही थे ना। तो 1437 तो सैंपल्स हैं, उस 1437 सैंपल्स में 0 के कितने सैंपल हैं, 141। यानी आप कह सकते हैं कि अगर आपका x का 37th कॉलम यानी 36th इंडेक्स पे रखा हुआ कॉलम का वैल्यू अगर 0.5 से कम होता है तो इसमें सबसे ज्यादा सैंपल किसके बन रहे हैं, 152 कौन से डिजिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, 6 को। तो आप ये प्रोबेबिलिटी लगा के कह सकते हैं कि अगर सबसे ज्यादा सैंपल्स 152 सैंपल्स अगर 6 के निकल रहे हैं और अगर x का 36th कॉलम अगर 0.5 से कम होता है तो मैं ये अंदाजा कह सकता हूं कि वो 6 को बिलोंग कर रहा हो, ये प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। दोबारा आगे देखिए, हाँ दोबारा बताऊंगा, ये तो स्टार्टिंग में बताया। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इस स्टेटमेंट को दोबारा दूंगा अभी। ये सैंपल यहां पर उठ करके आ गए सारे, ठीक है। इसमें से टोटल सैंपल मेरे 1437, 143 में से 214 सैंपल इधर, बाकी रिमेनिंग इधर आ गए। दो नोड निकले मेरे, डिसीजन नोड 1, डिसीजन नोड 2, ठीक है। डिसीजन नोड 1 में उसने x के 28th कॉलम को पिक किया और कहा अगर उसकी वैल्यू 2.5 से कम होती है तो ऐसे 214 सैंपल्स बनते हैं। ऐसे 214 सैंपल्स हैं जिनमें x के 28th कॉलम की वैल्यू 2.5 से कम है, ऐसे 214 कॉलम्स हैं आपके पास। तो उनमें जीरो 137 बार मौजूद है, 10 टाइम्स मौजूद है। तो यानी ये तो आपने पहले ही बोल दिया ना कि जब भी x का, देखिए प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस यहीं पर काम आता है, जब भी x का 28वां कॉलम का डेटा 2.5 से कम होगा मतलब वो 1 से तो बिलोंग ही नहीं करना। यस या नो, क्या ये डायरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर निकल गया ना। ये लीफ नोट आया नहीं, ये हमने डिराइव किया, क्योंकि ये यहाँ पर ना इसका लीफ नोट चेक करोगे तो ब्रैकेट लगा हुआ है। ब्रैकेट मतलब बहुत सारे केसेस हैं इसके आंसर के,
और खाली 1 नहीं, वो 8 से भी बिलोंग नहीं करता। मतलब जब जब 28वें कॉलम की वैल्यू 2.5 से कम निकलती है तो वो ना तो 0 ना तो 1 से बिलोंग करता है, ना 8 से बिलोंग करता है। कह सकते हो कि भाई इन सब से भी कम बिलोंग करता है क्योंकि छोटे छोटे डेटा है इनके। जैसे नो किससे ज्यादा बिलोंग करता है, 137 यानी 0 से बिलोंग करता है, और 44 यानी 9 से। और आप देखो 0 और 9 में कंफ्यूजन होता है, 0 भी ऐसा बन रहा है, 9 भी कुछ ऐसा बन रहा है, तो एक मेजर पोर्शन 0 को शो करना चाह रहा है वो, जैसे नो, इसीलिए दोनों यहाँ पर मामला टक गया। तो आप इसमें चेक करोगे कि सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी कौन से डिजिट की आने की है, कौन से डिजिट की आने की है, 0 की। इसीलिए आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि अगर 28वें कॉलम की वैल्यू 2.5 से कम है तो वो 0 से बिलोंग करेगा। ये है यहाँ प्रोबेबिलिटी अगर हम डिसीजन नोड को कम कर देते हैं। डिसीजन नोड बढ़ाते जाएंगे तो प्रोबेबिलिटी एक्चुअल होती जाएगी, मेरी प्रोबेबिलिटी यहाँ पर कम होती जा रही है, तो मुझे मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी किसका है मुझे वो पिक करके चलना है। यहाँ पर स्टेटमेंट क्लियर है? अब क्लियर है कि नहीं है? पक्का? इस वाले केस में बताइए, एक्स का 21वां कॉलम, ऐसे 1223 सैंपल्स हैं। आपस में बहुत सारे मिक्स हो रहे हैं, 1 भी है, 140 भी क्लोज है उसी के, 148 भी उसी के क्लोज है, ऑलमोस्ट सारे क्लोज हैं। तो बस ये आपको पता है कि 0 से तो बिलोंग नहीं कर रहा होगा क्योंकि 4 ही सैंपल ऐसे आ रहे हैं, राइट? तो इसीलिए लीफ नोड में मल्टीपल वैल्यूज जा रहे हैं, इसीलिए बॉक्स बन के छोड़ दिया इसने। ये बस एनालाइज करने के लिए है। एक्चुअल में मॉडल जब आप बनाओगे तो वो तो सारे डिसीजन नोड्स पे जाएगा, ठीक है? अगर आप यहाँ पर बोलते कि भाई थोड़े से डेप्थ बढ़ा लो, 4 डेप्थ ले लो, क्या 3 कर दे? ठीक है, अब बताओ इस केस में, यहाँ पर लास्ट में सारे प्रोबेबिलिटी पे टिके हुए हैं ना, ये सारे लीफ नोड हैं, लेकिन इनमें मैक्सिमम निकाला जाएगा कि मैक्सिमम किसके चांसेस हैं। जैसे आप इसमें बोल सकते हैं, हाँ ठीक है, जैसे इस वाले में आप देखो कि अगर x का 26वां कॉलम का वैल्यू 2.0 से 2.0 से कम रहता है तो ऐसे 134 सैंपल निकलते हैं जिसमें 133 0 से बिलोंग कर जाता है। तो मैं क्या करूंगा, x का 26वां कॉलम कैसे निकलेगा, ये डिजिट्स का डेटा है कि नहीं है, डिजिट्स का डेटा, इस डिजिट्स के डेटा का 26वां कॉलम पूरा बाहर निकाल लो, रो पूरे और कॉलम 26वां, ठीक है? ये आ गई है ना, कुछ ऐसी वैल्यू आ गई, कोई बात नहीं। अब इसमें आप कह रहे हैं कि किसकी वैल्यू 2 पॉइंट से कम है, आपने बोल दिया कि इसको टेम्प में स्टोर कर लो, किस में स्टोर कर लो, और टेम्प में आपने बोल दिया किसकी वैल्यू 2 से कम है, तो यहाँ फॉल्स ट्रू 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 बन गया। आपने कहा ये मुझे इसका मास्किंग दे दो, ये सारे मेरे पास आ गए, और इसमें आप देखो मैक्सिमम क्या निकल रहा था, 0 निकल रहे थे ना, जैसे नो मैक्सिमम केस में क्या निकल रहे थे मेरे, 0। अगर आप यहाँ पर क्या, नहीं उससे ऊपर एक और कट के आ रहा था ना, 21वें कॉलम में एक और कटते हुए आ रहा था, हमने तो डायरेक्ट एक बीच का उठा लिया। 3-4 क्राइटेरिया थे, आपको अगर डायरेक्ट इस पे आना है ना, अभी आपको पहुंचाता हूँ। सबसे पहले 36वें को उठाओ, आपने बोला x का मुझे क्या उठाना है, 36 उठाना है, 36 किससे कम होना चाहिए, 0.5 से, ठीक है? देखिए हम डायरेक्ट 0 से भरवाएंगे इसे, तो आपने बोल दिया कि टेम्प का मुझे किससे जाना है, 0.5 से कम जाना है, तो यहाँ पर मैक्सिमम मेरे क्या बिलोंग कर रहे हैं, 0। तो यहाँ पर जब भी मेरा टेम्प का 36वां 0.5 से कम होता है तो वो ज्यादातर मेरा किस केस से, ज्यादातर सैंपल मेरे किससे बिलोंग करते हैं, नहीं नहीं यहाँ से लिया था ना भाई, 36 का वापिस यहीं तो गया ना। देखो यहाँ पर दोबारा देखो,
एक मिनट, डेटा ओवरलैप ना हो जाए। पहले तो डिजिट्स का ये आपका टेम्पररी डेटा, ठीक है। ये कौन सा कॉलम है आपका? 36वां कॉलम। 36वां कॉलम कहता है कि वैल्यू 0.5 से कम होगी, ठीक है। तो जिसके 36 में वैल्यू, इसका जो कौन सा, नहीं हम भी तो वही ले रहे हैं, इंडेक्स ही तो चल रहा है ना, एरे में भी इंडेक्स चलता है। देखो जीरो लोगे तो जीरो कॉलम आएगा कि नहीं आएगा, ये रहा, है ना। तो हमने भी कौन सा लिया है? 36 कॉलम, राइट, इंडेक्स चल रहा है उसमें। इसकी वैल्यू किससे होनी चाहिए? कम, 0.5 से कम। तो ट्रू फॉल्स की सीरीज बनी, राइट। आपने बोला कि इसका मास्किंग करा दो, तो जब आपने इसका मास्किंग कराया तो आपके पास 0000, नहीं एक मिनट, x का 36वां कॉलम। एक काम करते हैं यार, इसमें ना एरे में दिक्कत हो रहा है, इसे ना डेटा फ्रेम में बनाते हैं। डिजिट्स, ठीक है, डिजिट्स का डेटा ये रहा, राइट। और इसे आपने बोल दिया pd डॉट डेटा फ्रेम। पांडास इंपोर्ट नहीं है क्या? ये बन गया ना मेरे पास, टोटल 64 कॉलम है ना मेरे पास, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा इजी रहेगा, ठीक है। पहला क्राइटेरिया क्या हमारा उसने, x के 36वें पे, तो x का 36वां। और यहाँ पर एक काम करते हैं, यहाँ पर डिजिट्स का टारगेट, अगर आप यहाँ पर चेक करेंगे, अच्छा अब नहीं, वो तो डायरेक्टली कॉल हो जाएगा ना मेरा, ये तो डायरेक्टली आ जाएगा ना, पांडास बन गया ना हमारे पास, ठीक है। तो x का 36वां का 0.5 लेस देन 0.5, तो बहुत सारी ट्रू फॉल्स हैं। अब आप यहाँ पर एक मिनट, आप यहाँ पर ये चेक करना चाह रहे हैं, देखो ये आपके पास डिजिट्स डेटा है, ये कैसे हो गया भाई, एरर कैसे आ गया? अच्छा अच्छा अच्छा, अंडरस्टूड। इसका नाम एक हो गया, इसको आपको यहाँ रखना है ऐसे, ठीक है। और यहाँ पर आप एक काम करो कि इसका नाम डीएफ ही रख लो, ठीक है, अभी फिलहाल के लिए, ओवरलैप ना हो, ये डीएफ है। और इधर आपने बोल दिया कि डिजिट्स का टारगेट, राइट। टारगेट है ना हमारे पास, हाँ भाई, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 का ही तो एरे है, वो नहीं समझ में आया? ये एक मेरा एरे है, ये पूरा 8 बाय 8 का एरे है, और ये पूरा 8 बाय 8 का एरे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो टारगेट वैल्यू तो लास्ट में होगी ना मेरे पास, यस या नो। यहाँ पर आपने डिजिट्स का, हम डेटा फ्रेम बना रहे हैं अभी, आपने बोल दिया डिजिट्स का टारगेट इज इक्वल्स टू डीएफ का टारगेट इज इक्वल्स टू डिजिट्स का टारगेट। कुछ इस तरीके से, नहीं है क्लियर? क्या चीज है? ये मेरे पास एक डेटा फ्रेम है, जो अगर ये एरे होता है, अगर इस टाइप का एरे होता है तो वो 2 को रिप्रेजेंट करता है, अगर इस टाइप का एरे होता है तो वो इसको रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है, यस या नो? ठीक है। अब एक चीज का ध्यान रखना कि ये हमारा पर्टिकुलरली ट्रेनिंग डेटा पर है 1437, तो यहाँ पर हमारे पास x अंडरस्कोर ट्रेन जो है, ये एक्चुअली डेटा है, तो हम यहाँ पर बोलेंगे pd डॉट डेटा फ्रेम इसका बनाओ, राइट। कुछ इस तरीके से, क्योंकि 1437 सैंपल्स होने चाहिए, राइट, इस चीज का ध्यान रखना। और इसको नाम हमने यहाँ पर दे दिया ट्रेन डीएफ,
क्या नाम दे दिया? ट्रेन डीएफ। और ट्रेन डीएफ का टारगेट हमने बोल दिया कि टारगेट उतना रखो जितना हमारे पास वाई ट्रेन है, क्योंकि उसी से हमें वैल्यू मिल जाएगा। ट्रेन डीएफ। अब आपके पास ये पूरा वैल्यू, यानी ये अरे किसे रिप्रेजेंट करता है? ये अरे 1 को रिप्रेजेंट करता है। अब आप यहाँ पर इस स्प्लिट को कॉल करिए, x का 36वां कॉलम, x अब यहाँ पर आपका है ट्रेन डीएफ, x अब कौन है यहाँ पर? ट्रेन डीएफ। इस ट्रेन डीएफ का 36वां कॉलम ये रहा आपका, राइट। उसने इस पे स्प्लिट किया तो टोटल कितने उसने इस पे चेक किया 0.5 से कम पे, लेस देन 0.5 पे। तो टोटल उसके पास कितने सैंपल्स थे? 1437 सैंपल्स थे, है ना। और 1437 उसके पास सैंपल्स थे, और यहाँ पर आपने जब ये इसका ये चेक किया ट्रेन डीएफ, तो कुछ इस तरीके से आपको मिला। और उसमें टारगेट अगर आप चेक करेंगे, ठीक है, ध्यान से देखना, इसके हम गए टारगेट पे, तो कुछ अलग अलग तरीके के टारगेट है, और डॉट हमने यहाँ पर बोल दिया यूनिक, या यूनिक ना बोल करके डॉट वैल्यू काउंट। तो क्या मेरे पास यही स्प्लिट बन के आया? 100 ये 0 यहाँ पर मेरा क्या क्या बन के आया इसमें? 0 की 137 है, 9 के 44, और ये 1 मिनट, कॉलम तो अलग नहीं है यहाँ पर। x का 36, x का 37 पे नहीं। df का ट्रेन अगर हम यहाँ पर 0.5 से कम लेते हैं, ये रो वाला ना ना, x क्या है मेरा? x मेरा कॉलम है, x x x x x ये है ना मेरे, उसका x ऑफ 36 मतलब x का 36 कॉलम, ये यही होता है, ठीक है। रो वाइज नहीं होता भाई। अभी अगर रो वाइज होता तो पहले अभी जो किया हमने कौन सा वाला, आईडीज वाला, वो फिर होता ना हमारा, राइट। x ऑफ 35 पे जब आपने ब्रेक किया तो आपके पास 1437 सैंपल्स थे, ठीक है, x ऑफ 36 पे, राइट। और उसमें आपके पास 0 को ये रिप्रेजेंट करने वाले 141 सैंपल बनने चाहिए, और यहाँ पर 0 को रिप्रेजेंट करने वाले हमारे पास बस 100। कौन सा वाला आ गया? ये वाला आ रहा है क्या? 137 0 1, नहीं नहीं, ये भी नहीं है। 137 44 है, और 19 भी है, और 1 2 0 4 ये सब भी है ना। ये वाला लेकिन कैसे कॉल हो रहा है? x का 36वां वैल्यू, x का 21वां, x का 60वां, देखो है तो ये कॉलम ही, तभी x का 60 चल रहा है, राइट। लेकिन x का 36वां यानी कि हमारा ट्रेन डीएफ का 36वां, अरे यार हमने ना यहाँ पर देखो, यहाँ लेस देन और इज इक्वल्स टू भी है, और हमने यहाँ बस लेस देन ले रखा है। अब बात बन रही है कुछ वही आ रही है कि 36 का हमारा 1437 सैंपल्स होना चाहिए, और ये टोटल हमारे पास कितने आ रहे हैं? ये 1437 है क्या? पहले एक बार इसको चेक करो, इसका वैल्यू काउंट ना करके, डॉट मैंने क्या कर दिया इसका सम, नहीं, ना ना, एक मिनट, ये आपका डॉट वैल्यू काउंट्स, और वैल्यू काउंट्स में आपने, हाँ, वैल्यू काउंट्स का सम देखो 214 आ रहा है डेटा, और यहाँ पर हमारा ये इस पे आना चाहिए। क्या कह रहे हो? ट्रेन के डीएफ के 36 पे ना, ये तो आ रहा है ना 1437। एक मिनट, इस टारगेट का वैल्यू काउंट उतना ही आ रहा है, 1437 आ रहा है, देखो ये रहा, लिखने की जरूरत नहीं है, उतना ही आएगा, ठीक है। नहीं, ये तो टोटल 1437 का डेटा है,
राइट, और 0 का 141वां है, और 0 का 141वां है, हाँ, और 1 का 150 है, 1 का 150 है। अच्छा अच्छा, ये हमारा, ये तो विदाउट स्प्लिट है फिर, मतलब ये वाला जो पहला हमारा कॉल हो रहा है ये हमारे में, इसमें हमारा ये फिर स्प्लिट नहीं लिया है, इसके बाद लिया, इसलिए हमारा ये वाला मैच हो रहा है सर, राइट, इसलिए हमारा सेकंड स्टेप मैच हो रहा है। क्लियर है? ओके ओके, ठीक है, सही है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यानी कि हम इस वाले स्टेप को इससे मैच करा रहे थे, इसलिए मैच नहीं हो रहा है, ठीक है। फिर इसी स्टेप को कंटिन्यू करते हैं, राइट। ये वाला आपका विदाउट स्प्लिट, मतलब जब इसके बाद, एक्चुअली ये लेने के बाद ये स्प्लिट नहीं है, ये ध्यान रखना, ये एक्चुअली वैल्यू है, और इस कंडीशन पे ये दो स्प्लिट लगे हैं कि अगर आपके पास इनिशियल इतने सैंपल हैं और इस पे आप ये कंडीशन लेते हो कि x ऑफ 36 अगर लेस देन 0.5 है, तो एक कॉलम इधर निकल जाएगा और एक कॉलम इधर निकल जाएगा, ये स्प्लिट लग रहा है। इसीलिए जब हम x ऑफ 36 इसलिए जब हम x ऑफ 36 0.5 ले रहे हैं तो हमारे पास कम डेटा आ रहा है, और वही कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा था, राइट। यहां पर आप चेक करो, टारगेट का वैल्यू काउंट ये हमारा हो गया, और इसे डॉट सॉर्ट वैल्यू करा देते हैं, सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यू, ठीक है। एक मिनट, सीरीज हैज नो डॉट सॉर्ट वैल्यूज होगा, ठीक है, ये हुआ ना, राइट। और यहां पर ASSCENDING असेंडिंग इज इक्वल्स टू फॉल्स, असेंडिंग इज इक्वल्स टू फॉल्स, परफेक्ट, राइट। जीरो के कितने सैंपल है मेरे, अगर मैं ये क्राइटेरिया लेता हूं तो जीरो के देखो 137 सैंपल। अब हम धीरे धीरे पहुंचेंगे, हमें कोई भी एक लीफ नोड बता दो जो जहां मुझे पहुंचना है। मैं ये वाला उठा लेता हूँ, ये वाला उठा लेते हैं ना हम, ये, या कोई भी आप बताओ कौन सा उठाएं। हाँ, ये वाला ना x(5) ना, लेकिन x(5) में तो बहुत सारे सैंपल है ना, कोई एक स्पेसिफिक जिसमें एक आंसर आ रहा हो ज्यादा, जैसे ये वाला x(26) में ज्यादातर वैल्यू 133 यानी 0 से बिलोंग करे, तो हम यहाँ पे पहुंचना चाहते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर पहुंच चुके हैं, इससे यहाँ पहुंच चुके हैं, राइट। और मेरे पास देखो 137 जीरो सैंपल, 137 जीरो सैंपल, राइट। देन उसके बाद अगला क्या है मेरे पास, 1 के 0 सैंपल है, 1 का है मेरे पास, अच्छा 1 का 0 है तो वो है ही नहीं, ठीक है, वो चेक क्या करना। फिर 2 का कितना सैंपल है मेरे पास, 4, तो 2 का कितना सैंपल है मेरे पास, 4। ये क्लियर है, सही वर्क कर रहा है, ठीक है। अब इसको अगेन कंसीडर करना है, तो इसको आपने नोड 1 ले लिया, इसका हमने क्या नाम ले लिया, और ये एक मेरा सीरीज है ना, तो सीरीज है, तो ये तो जस्ट हमने कोड चेक किया था, एक्चुअल में डेटा फ्रेम ये रहेगा हमारा, राइट। ये डेटा तो ये है ना हमारा, और इसको हमने क्या नाम ले लिया, नोड 1, ये मेरा नोड 1 है, नोड 1 आपके पास ये है। और नोड 1 में अब आप कौन से पार्ट पे ब्रेक करना चाह रहे हैं यहां पहुंचने के लिए, तो x ऑफ 21 का 1.0 से कम या बराबर है, ठीक है। तो इसका नोड 1 का मैं किस पे जाऊं, 21 पे, और 21 पे मैं किस पे जाऊं, 1.0 लेस देन इज इक्वल्स टू, हाँ ये ज्यादा है कम है, अच्छा यहाँ आना है ना मुझे, ज्यादा है ये, ठीक है। तो ग्रेटर देन होगा, क्योंकि लेस देन इज इक्वल्स टू तो एक में चले गए, तो ये ग्रेटर देन का केस, ये बना मेरे पास, राइट। टोटल कितने डेटा निकल रहे हैं मेरे, इतने, इसका मास्किंग करा देते हैं नोड 1 का, ये मेरा डेटा सेट निकल गया, राइट। 192 रोज निकल रहे हैं मेरे, यहाँ पर आप चेक करिए, तो जब आप पर्टिकुलरली 1 से ज्यादा कराते हैं तो आपके पास, एक मिनट, जब हमने यहाँ पर 1 से कम लिया, एक मिनट, पहले हमारे 145 सैंपल आ रहे थे कि नहीं आ रहे थे, ये जो नोड 1 है आपका, नोड 1 में 214 रोज कैसे आ रहे हैं,
ये हमने पिक किया 214, तो ये वाला पिक कर रहा है ना हमारा, राइट। और 214 में से 100, अच्छा नहीं नहीं यार, हमारा ये वाला स्टेप मिस हो गया। 214 में हमें 214 का ये वाला स्टेप हमारा मिस हो गया। यहाँ से डायरेक्ट हम इस पे आ गए, ये स्टेप मिस हो गया 2.5 वाला, ये लेना पड़ेगा पहले, तभी गलत आ रहा था। तो यहाँ पर मुझे क्या लेना है, पहले 2.5 लेना है, राइट। अब ये नोड 1, तो ये 261 आया हमारे पास, ठीक है। 261 डेटा जब आपने यहाँ से इसे ब्रेक किया, तो पहले था 214 सैंपल, एक्स का 28 है, और हम कितना ले रहे हैं, अच्छा ये है ना, ये भी बदलना है। और लेस देन है ग्रेटर देन है कितना है, ठीक है। नहीं नोट 2 बनाया नहीं है ना अभी। देखो यहाँ पर आपने ये ब्रेक किया, 36 पे आपने ब्रेक किया, ये 36 पे ब्रेक किया, तो आपके पास ये डेटा आया, ये वाला, राइट। कुछ इस तरीके से, है ना। तो इसका एक्चुअली नोड 1 हमने बनाया नहीं, पहले मुझे 36 का बनाना है। ये वाला स्टेप मिस हो गया, ये भी मिस हो गया है हमारा पहला। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर हम बोलते हैं कि ट्रेन डीएफ का इतने पे चलो पहले। तो 214 रोज हैं हमारे पास भाई, ये सब मिलकर के कितना आ रहे थे, 214। इस वाले स्टेप पे हम पहुंच गए, राइट। अब इस वाले को मुझे इस पे स्प्लिट करना है, तो मुझे इसका नाम देना पड़ेगा नोड 1, समझे। ये एक्चुअली खेल, एक स्टेप हमारा मिस हो गया था इधर। ये मेरा है नोड 1, ठीक। अब इस नोड 1 को आपने चेक किया, तो ये 214 है, परफेक्ट। अब इस नोड 1 को हमें किस पे स्प्लिट वो करना है, नोड 1 के 28वें कॉलम के 2.5 वैल्यू पे। तो नोड 1 के 28वें कॉलम के 2.5 वैल्यू पे, राइट। और यहां पर मैं नोड 1 को पास करूंगा, तो मेरे पास 145 रोज आने चाहिए। तो यहाँ पर मेरे पास कितने आए, सैंपल 145 आए, क्लियर है, राइट। अब इसका हमने क्या नाम दे दिया, नोड 2। एक्चुअली ये बैकएंड में देखो ये काम कर रहा है इतना, राइट। नोड 2 मेरे पास अब ये रहा, ठीक है। अब इस नोड 2 में मुझे x के 21 का एक कम लेना है, तो मैं यहाँ पर बोलूंगा कि नोड 2 के 21 पे लेस देन, अच्छा ज्यादा लेना है कम लेना है, ज्यादा लेना है ना। तो मेरे पास 134 सैंपल निकलने चाहिए, तो यहाँ पर मैं ग्रेटर देन 1.0, तो 145 निकल रहे हैं। अच्छा अभी ट्रू का मास्किंग नहीं किया ना, हाँ ठीक है। नोट 2, तो कितने निकले मेरे, 134 निकले ना, राइट। तो ये वाला मेरा इधर आया 134। और अब आपको पता है इस 134 में आपके ज्यादातर सैंपल किसे बिलोंग करते हैं, 0 से। अब आप इसका टारगेट कॉल करके देख लो, इसका नाम दे दो नोड 3। इस पूरे कोड का क्या नाम दे दो, नोड 3 का आप टारगेट चेक करोगे तो ज्यादातर किससे रिप्रेजेंट हो रहा है, 0 से। और आपने पाया कि 0 के 133 केस थे और 2 का 1 केस था, तो 0 के 133 केस थे और 2 का 1 केस था, राइट। ये इतना घुमा फिरा के काम कर रहा है बैकएंड में। और आपने देखा कि थोड़ा सा चैलेंज आया जब हम पांडास में उसे डेटा फ्रेम पे ब्रेक कर रहे थे, मल्टीपल नोड्स पे लेके चल रहे थे, इतना वो अंडर द हुड कर रहा है। और ये भी तब जब हमने बस डेप्थ को 3 फिक्स कर दिया है। अगर ये ज्यादा डेप्थ पे लेके जाएगा, जितना वो एक्चुअल में लेके चल रहा है विदाउट एनी डेप्थ क्राइटेरिया या पैरामीटर, तो सोचो कितने डेटा फ्रेम में स्प्लिट हो रहा है मेरा डेटा। और हर बार ये ऐसी क्राइटेरिया पिक कर रहा है, यहाँ पर वर्क कर रहा है और उसके बेसिस पे इधर शो कर रहा है मुझे। कोई डाउट इस वाले स्टेटमेंट में, नो, ठीक है। इसी पे आते हैं और एक और इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर रन कर लेते हैं। और ये जो अब मैं शो करना चाह रहा हूँ, एक मेरा मॉड्यूल है, उसका नाम है dtreeviz। क्या नाम है, ये नाम है dtreeviz, ठीक है। ये डिसीजन ट्री को विजुलाइज करने में और हेल्प करता है। अभी तक हमें ना इसमें अंदाजा लगाना पड़ा है, कॉलम क्या है, ये क्या है, वो क्या है।
अब ये कॉलम वॉलम सब मुझे खुद बताएगा। अभी तक हम क्या कर रहे थे, अंदाजा लगा रहे थे। ये डी ट्री विज मुझे सब बताएगा, ठीक है। तो ये जुपिटर पे नहीं चलता है, ऑल्दो मैंने ट्राई किया था। आप लोग अपने पे भी एक बार ट्राई कर लेना, राइट। तो इसे ना हम गूगल कोलैब पे रन करते हैं, क्योंकि कोलैब सब चीज ऑलमोस्ट सपोर्ट करता है। तो गूगल कोलैब का तो अकाउंट मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया आप लोग को, राइट। यस या नो? है, नहीं बताया? गूगल कोलैब ओपन कर लेंगे ऐसे, ठीक है, कर लो, देखो ओपन हो जाएगा अभी। गूगल कोलैब पे पहला जो लिंक है उसी पे क्लिक कर लेंगे। ये ऑनलाइन आईडी है जो गूगल की तरफ से प्रोवाइड होता है। बाय डिफॉल्ट रैम अच्छा खासा 12 GB प्लस, बाय डिफॉल्ट रोम हार्ड डिस्क अच्छा खासा 150 GB प्लस मिलता है, और आप इसे लगा के छोड़ सकते हो, सिस्टम ऑफ ना हो, और ये बैकएंड में प्रोसेस अपना करता रहेगा। और ये क्लाउड बेस्ड है, फाइल मिस होने का कोई डर नहीं है, ठीक है। क्लाउड बेस्ड सर्विसेज है आपका, राइट, ठीक। हाँ, लोड नहीं पड़ता, पीसी पे भी लोड नहीं पड़ता बैकएंड में ये। और प्लस पॉइंट पे ये बैकएंड में जीपीयू भी प्रोवाइड करता है, सीपीयू तो करता ही है, जीपीयू भी प्रोवाइड करता है। तो एआई के जब हम एल्गोरिथम्स रन करेंगे तो जुपिटर नोटबुक कुछ हमारे सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि हमारा सिस्टम उस लेवल पे नहीं है अभी, राइट। तो आप क्या करोगे, पिप इंस्टॉल कर लो डी ट्री विज को। ये कर लिया आप लोगों ने, ये कोड रन करो। क्या करना है? हाँ, न्यू नोटबुक पे जाना है। ये कोड रन करो जरा फटाक से, पिप इंस्टॉल डी ट्री विज। हाँ, ये टाइम लेगा थोड़ा सा। आपका अकाउंट लॉगिन होना चाहिए, ये कनेक्ट करेगा देन तभी रन करेगा, ठीक है। हाँ, मैक्सिमम, क्योंकि हमारा जुपिटर नोटबुक सपोर्ट नहीं करेगा, ठीक है। कारण, दो कारण है, एक तो अपडेट्स का इशू रहता है, दूसरा इशू ये रहता है कि कुछ ऐसे ऐसे कोड होते हैं जिन्हें 2-2 घंटा हमें चला के छोड़ना होता है, राइट। जब एआई के डीप लर्निंग पे जाएंगे, बहुत बहुत लाखों करोड़ों आइट्रेशन बनते हैं उसमें, तो वहां पे हमारा जुपिटर नोटबुक, ऐसा भी हो सकता है कि मैं कोड पहले से रन करके आऊं और आपको बोल दूं ये घर पे ट्राई करना क्योंकि वो एक क्लास में तो रन भी नहीं होगा, ये भी सिनेरियो बन सकता है, ठीक है। ये हो गया भाई, पिप इंस्टॉल डी ट्री विज, पक्का, ठीक है। देन आप एक और मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लेना, इसका नाम है ग्राफिक विजुअलाइजेशन, ठीक है। इसके बगैर, ये जीपीयू बैकएंड में यूज करता है, इसके बगैर आप उस प्लॉट को शो नहीं कर सकते। हाँ, ग्राफ जो भी हम बनाएंगे अभी, ठीक है। इसमें हम एसके लर्न का डिसीजन ट्री यूज नहीं करेंगे, इसमें हम इस डी ट्री विज का डिसीजन ट्री यूज करेंगे। विज, हाँ, डिसीजन ट्री विजुअलाइजेशन, डी ट्री विज। हाँ, वो हमें शो करना है। ये इसको बना बनाया मॉडल देंगे, मॉडल वैसे ही बनाएंगे एसक्यूएल से। ये बना बनाया मॉडल लेगा, एक्सट्रेन डेटा लेगा, वाई ट्रेन डेटा लेगा, फीचर नेम लेगा, क्लास नेम लेगा, और सब कुछ लिख के शो कर देगा। यहाँ पर हमें अंदाजा लगाना पड़ रहा है कॉलम क्या है, रो क्या है, यहाँ सब कुछ लिखा आएगा, और ग्राफ भी आएगा बन के, ठीक है। लिख लिया भाई, इतना लिख लिया, एक बार ट्राई करो, इतना लिख लिया तो इंपोर्ट कर लो ग्राफिक विजुअलाइजेशन बैकएंड एज बीई। और एसके लर्न के डेटा सेट में से सारा निकाल लिया हमने, डी ट्री विज में से हमने ट्री निकाल लिया, प्लस एक्स्ट्रा कुछ मॉड्यूल्स निकाल लिए। और आई पाइथन एक मॉड्यूल है जो इमेज को डिस्प्ले करने में कैपेबल है, बहुत इजी मॉड्यूल है, ठीक है। पाइथन का मॉड्यूल है जिसमें आप इमेज को डिस्प्ले कर सकते हैं, इसको भी इंपोर्ट कर लेंगे। और ध्यान रखना, गूगल कोलैब में हिंट नहीं आता, होल्ड करना पड़ता है तो हिंट आता है, टैब बटन पे हिंट नहीं आएगा, टैब बटन पे नहीं आएगा। जैसे आपने यहाँ लिखा ना, देखो, एसके लर्न डॉट, होल्ड किया, देखो ऐसे छोड़ दिया होल्ड करके, और ये डेटा लिखा अपने आप, थोड़ा हिंट, थोड़ा टाइम दो फिर आता है, राइट, डेटा सेट्स। तो थोड़ा होल्ड कर करके लिखोगे तो आ जाएगा।
या लिख ही लो इतने देर में तो। इसमें इसमें इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, इसे अभी इग्नोर करो। बस ये इमेज को कॉल कर लेना बस। हो गया भाई, ये तो बेसिक सा कोड है, इसमें तो कोई बताने की जरूरत नहीं है कि हम एक अपना क्या बना रहे हैं, एक मॉडल बना रहे हैं। ठीक है, हमने एक अपना क्या बनाया, मॉडल बनाया। मॉडल हमने बोला डिसीजन ट्री में जाओ और डिसीजन ट्री क्लासीफायर को कॉल करो। कोई डाउट तो नहीं? नो। आइरिस को लोड कर लिया, एक्स ट्रेन डेटा दे दिया आइरिस का। इस बार ट्रेन टेस्ट स्प्लिट नहीं कर रहे हैं, अभी जस्ट मैं आपको प्रैक्टिस के लिए बता रहा हूँ बस। एक्स ट्रेन में क्या दे दिया, पूरा आइरिस का डेटा। ठीक है, तो टेस्टिंग कुछ नहीं है इस बार, बस क्योंकि हम बस ट्री विजुअलाइज कर रहे हैं, अभी हमारा पर्पस मॉडल का स्कोर नहीं चेक करना। और वाई ट्रेन में हमने क्या दे दिया, सारा टारगेट दे दिया, फिट किया, हमारा मॉडल यहाँ पर फिट हो चुका है। कोई डाउट? ये स्टेप रन कर लो फटाक से, 2 मिनट का टाइम लगेगा। तो फिर इसमें ऐसा नहीं कर सकते ऑर्डर के अंदर प्रोजेक्ट जैसे उसकी होता है कि अपने अपने प्रोजेक्ट डाल देते हैं। हाँ हाँ, इसको डायरेक्ट रिज्यूम में लिंक पेस्ट कर सकते हैं इसका। वैसे तो गिटहब से करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है, ये भी कर सकते हैं। अभी देखना इसका रिजल्ट कैसा आता है, सारा खेल इसके रिजल्ट पे है अभी। बहुत ज्यादा। इसका ये डिसीजन ट्री विजुअलाइजेशन का रिजल्ट देखना है अभी। ठीक है, यही यूज करना आगे। ठीक है, क्या कह रहे हो? हाँ हाँ, तो आगे जा करके हमें इसी पे काम करना होता है ना, क्योंकि हमारा लैपटॉप उतना थोड़ा ना सपोर्ट कर पाएगा भाई। चलो, ये फिट कर लिया, ये कोड रन कर लो, बेसिक सा है। ट्री में से हमने प्लॉट ट्री मंगा लिया है, प्लॉट ट्री कर लिया, plt डॉट शो कर दिया, ये सारी चीजें आप जानते हो। ठीक है, कुछ इस तरीके से आया था हमारा बनके, है कि नहीं है? कोई डाउट इस स्टेटमेंट में? नो। ऐसा पहले बन के आया था। अब डी ट्री विज देखना कैसे बना के देगा। क्या हुआ, आ गया? हो गया भाई? एरर आ रहा है? एरर बताओ क्या आ रहा है, फिर मैं थोड़ा बता पाऊँ। आ गया, ट्री बन गया है? सेम ऐसा ही है या अलग है? यही है, ठीक है। हमने यहाँ पर बोला कि भाई अब हम डी ट्री विज का कॉल करके ट्री बनाएंगे, इसका यूज करके
डी ट्री विज का बहुत इजी है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना होता। सबसे पहले इसे देना होता है अपना मॉडल, फिर बताना होता है एक्स डेटा कौन था, वाई डेटा कौन था, और किस फीचर पे ब्रेक हो रहा है ये, और किस क्लासेस पे आंसर दे रहा है मुझे। बस सिंपल सा डेटा। इसे हमने रन किया, अगर ये चल गया तो ठीक, नहीं चला तो इसका सॉल्यूशन देखेंगे। क्या इश्यू है इसमें? क्या नेम एरर आ रहा है? अच्छा, डी ट्री विज हमारा कॉल नहीं हुआ, फिर एक मिनट। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, भाई हमने ये वाला कोड रन नहीं किया था क्या, डी ट्री विज डॉट ट्रीज, तो फिर ये डायरेक्ट तो कॉल होना चाहिए हमारा। एक मिनट, एक काम करते हैं, यहाँ पर हमने फ्रॉम डी ट्री विज डॉट ट्रीज, ये जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं इसमें नहीं, एक मिनट, एज में तो सारे आ जाएंगे ना, इसमें शो नहीं हो रहा है हमारा ये, ना ना एपीआई, ये एक मिनट, मॉड्यूल हमारा बदल गया क्या ये, एक बार चेक कर लेते हैं। फ्रॉम डी ट्री विज डॉट ट्री पिप इंस्टॉल डी टी आर डी ट्री विज। एक मिनट, डी ट्री विज तो डायरेक्ट कॉल हो रहा है ना भाई, यहाँ क्यों नहीं चल रहा है हमारा फिर? फ्रॉम डी ट्री विज, ना ना क्लासीफायर तो हमने बना लिया ना, मॉडल हमने नाम दे दिया, इसने क्लासीफायर नाम दिया, हमने फिट किया तो है यार, मॉडल डॉट फिट किया है ना उसने, क्लासीफायर डॉट फिट किया, हमने मॉडल डॉट फिट। क्वेश्चन ये है कि ये हमारा इसका मॉड्यूल ये हट गया है क्या? एक मिनट, मेरे को यहाँ तक ये लग रहा है, क्योंकि एक काम करते हैं, इंपोर्ट डी ट्री विज, ठीक है, एज डी टी, और प्रिंट डी आई आर ऑफ डी टी। तो इसके अंदर देखो ये सारी चीजें, राइट? ओके, अब डी ट्री डॉट, इसके अंदर एक मेरा ऑप्शन आ जाता है डॉट ट्री, है ना? और अब मैंने इसका कॉल किया तो अब मेरे पास क्या क्या आ रहा है, अब आ रहा है, राइट? लेकिन मेरा वो नहीं आ रहा, डी ट्री नहीं आ रहा ना, डिसीजन ट्री, बार चार्ट, गेट नंबर, गेट ये, मैटप्लॉटलिब, मैप अराउंड, पैचेस, एडजस्ट, एक मिनट, फॉर्मेट एक्सेस, ड्रॉ विच, लोडर, बिल्ट-इन, शैडो ट्री नोड, मैपिंग, डी ट्री विज रेंडर। एक मिनट, एक बार इसे कॉल कर लेते हैं। नहीं, ये हमारा अलग है, इसका डॉक्यूमेंटेशन थोड़ा चेंज हो गया, इसका ओरिजिनल डॉक्यूमेंटेशन हमारा क्या है? हम्म, नहीं एक्चुअली ये 4 साल पुराना डाउट है ना, ये एक्चुअली फिर हमारा डॉक्यूमेंटेशन बदल जाता है ना भाई इतने देर में, ठीक है? इसने नॉर्मली तो कॉल किया हुआ डी ट्री विज, हमारा कोड भी तो यही है, देखो नॉर्मल डी ट्री विज कॉल हो रखा है, ये प्री प्रोसेसिंग तो अलग है, वही तो है, डॉट ट्री से डी ट्री विज कॉल हुआ है ना, तो ये कोड हमारा रन नहीं हो रहा है ना, अगर आप इतने कोड को रन करोगे, इतना ही तो कोड रन नहीं हो रहा है हमारा, ये एरर दे रहा है, देख रहे हैं? यही एरर दे रहा है ना, यानी ये मॉड्यूल से ये फंक्शन नहीं मिल पा रहा है, और जब तक ये फंक्शन नहीं मिलेगा तब तक रन होगा नहीं हमारा, ये ऐसा आता है एक्चुअली में, और ये काफ़ी अच्छा आता है, लेकिन ये रन होगा तभी तो अच्छा बुरा पता लगेगा। एक मिनट, इस एरर को हम
सॉल्व करते हैं, क्योंकि अब ये ना बदल चुका है थोड़ा सा, राइट। और यही इशू होता है पाइथन में, डॉक्यूमेंटेशन चेंज हो जाती है। तो ये कब का पूछा हुआ है? 1 ईयर पहले, राइट, ठीक है। तो यहाँ आई ट्राइड पिप इंस्टॉलिंग बट सेल रिक्वायरमेंट ऑलरेडी इज मीट, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रीज डेटा पिप इंस्टॉल डी ट्री विज, ये बंदा डी ट्री विज को इंपोर्ट कर रहा है। इंपोर्ट डी ट्री विज डॉट मॉडल, क्या है हमारे पास? विज डॉट मॉडल। मॉडल एक हमारे पास है फीचर, राइट। तो हम भी मॉडल को ट्राई करते हैं। डॉक्यूमेंटेशन अगर बदल जाता है तो हमें उसके अकॉर्डिंग चलना होता है। फिर इंपोर्ट डी ट्री विज, डायरेक्ट इंपोर्ट किया और यहाँ पर हमने क्या लगा दिया? हाँ, डी ट्री का मॉडल डॉट मॉडल, राइट। और मॉडल तो आई थिंक है इसमें, अगर आप चेक करेंगे तो ये देखो मॉडल मिल जाएगा। मॉडल है इसमें, एक मिनट, मॉडल्स है आई थिंक, मॉडल्स है। डी ट्री dot models, module has no attribute models, models, from d tree tr d tree based import model। मॉडल ठीक है। ट्री मॉडल मस्ट बी आपका, ओके, ठीक है, ठीक है, क्लियर है भाई। ओके, ये देखिए अब हो जाएगा। यहाँ पर आपने बोल दिया माई मॉडल, थोड़ा सा कोड बदल लेना क्योंकि मॉडल मॉडल कंफ्लिक्ट हो रहा है उधर, ठीक है। माई अंडरस्कोर मॉडल डॉट फिट अलग हो गई है। नहीं नहीं, ये ना एक्चुअली अभी तो मैंने बदला है ना, माई मॉडल या मॉडल मॉडल बदल रहा है ना, ये मॉडल अलग हो गया और वो मॉडल ओवरराइट हो जाएगा इसीलिए, ठीक है। और यहाँ पर आपने माई मॉडल पास कर दिया, माई अंडरस्कोर मॉडल, ठीक है। तो ये आपके पास ट्री आया है, अब इस ट्री को हमें शो करना है। तो यहाँ पर हमें विज डॉट व्यू को यूज करना पड़ेगा, ठीक है। डॉट व्यू, पूरा डॉक्यूमेंटेशन बदल गया, राइट। ट्री डॉट व्यू, हाँ हमारे पास आया है। नहीं, स्केल तो बाय डिफॉल्ट होगा। क्या ये वाइल लूप चल गया क्या? हाँ ये रहा, बढ़िया बढ़िया, ठीक है, आ गया। वो तो पुराना है। नहीं, वार्निंग के नीचे भी कोड है, वार्निंग तो हटा देंगे हम। ELT डॉट शो, एक मिनट देख लेते हैं। जब वार्निंग पे आप, हाँ कोई नहीं, इसमें जब आप नीचे जाएंगे ना तो देखिए कुछ इस तरीके का इमेज मिलेगा आपको। वार्निंग को इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट वार्निंग्स,
अभी भी आ ही रहा है मेरा, राइट? देखिए ये है लास्ट में, राइट? ये मैं शो करना चाह रहा था। इस इमेज को हम यहाँ पर कॉल कर लेते हैं। ये इमेज जैसा है, ठीक है। ये एक्चुअली इमेज जैसा है लेकिन ये इमेज नहीं है, राइट? देखिए वार्निंग आ रहा है, वार्निंग को इग्नोर करना, करेक्ट कर लेंगे। कुछ इस तरीके से इसने बनाया, डॉक्यूमेंटेशन थोड़ा सा चेंज हो गया इसलिए ये इश्यूज थे। क्या किया इसने, हमारा क्या कह रहा था कोड, x of 3 0 1 2 3, यानी सेपल लेंथ, सेपल विड्थ, पेटल लेंथ, पेटल विड्थ। तो क्या पिक किया इसने, पेटल विड्थ पिक किया, पहला जो हमारा इंफॉर्मेशन गेन वाला था, ठीक है। पेटल विड्थ की वैल्यू हमारी क्या चल रही थी भाई, यहाँ पर आप चेक करेंगे तो पेटल विड्थ चल रहा था हमारा 0.8 पे ब्रेक किया उसने। और यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर भी उसने हमारा 0.8 पर देखिए उसने ब्रेक किया, ठीक है। 3 कलर में दिए उसने, डिवाइड किए, पाए। पहला क्या पाया, 0.8 से कम और ज्यादा होता है तो वो डायरेक्टली सेटोसा को बिलोंग करता है। तो 0.8 से कम और ज्यादा होता है, पेटल विड्थ देखिए कितना इजी कर दिया आपके लिए रीडेबिलिटी, लेस देन इज इक्वल्स टू, तो डायरेक्टली वो सेटोसा से बिलोंग करता है, ठीक है। उसमें भी लीफ नोड है, बस उसमें समझ नहीं आ रहा था, यहाँ डायरेक्ट विजुअलाइज में पूरा प्रॉपर आंसर दिया, थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन बदल गया इसलिए हमें हेल्प लेना पड़ा। देन उसके बाद हमारा क्या है, दो पार्ट में है कि भाई अब यहाँ देख रहे हो आप ओवरलैप हो रहा है, तो कॉमन सी बात है उसे ब्रेक करने के लिए उसे अलग अलग डिसीजन नोड्स देने होंगे। अगर ग्रेटर देन निकलता है तो एक डिसीजन नोड यहाँ निकला, उसमें भी क्या किया कि उसने चेक किया भाई इधर का तो डेटा कुछ है ही नहीं, अब इधर का डेटा है, फिर से पेटल विड्थ लिया। अगर 1.75 से अबव निकलता है, आप यहाँ पर चेक करेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या लिया था उसने, x of 3 पेटल विड्थ 1.75 से अबव, राइट? तो यहाँ पर उसमें भी मेरे दो पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे, एक तो पेटल लेंथ और पेटल लेंथ, और वो भी 4.95 से आपका पर्टिकुलरली कम, राइट? और ये एक ज्यादा, और सेम एज इट इज यहाँ पर एक इधर और एक इधर। तो यहाँ पर भी आपको वही देखने को मिलेगा, देखिए x of 2 और x of 2, पेटल लेंथ और पेटल लेंथ सेम वही डेटा है, राइट? अब आपने इसमें ये पाया कि अगर पेटल विड्थ आपका 1.75 सेंटीमीटर है तो उस केस में आपका यहाँ पर इससे कम निकलता है। यहाँ पर हमारा नोड क्या कह रहा है कि अगर इससे मेरा कम या बराबर निकलता है तो मेरा कहाँ जाएगा वो, पर्टिकुलरली वर्टिकुलर पे नहीं, अभी उसके और डिसीजन नोड्स बनेंगे, ठीक है। तो ये वाला पहले कर लेते हैं। अगर मेरा पेटल लेंथ ज्यादा निकलता है तो डायरेक्टली मेरे पास दो ऑप्शन है, वर्जीनिका, यहाँ पर देखिए मेरा डायरेक्ट आंसर क्या आ रहा था, 37 सैंपल्स मेरे वर्जीनिका के, यहाँ पर भी मेरे मॉडल अलग ट्रेन हुआ है। आप कहेंगे भाई अलग कैसे, ये एक्सट्रेन कुछ टेम्पररी सैंपल्स थे इसमें, और यहाँ पर हमारा टोटल कंप्लीट डेटा है, याद है हमने पूरे डेटा पे लिया, तो वो वैल्यूज अलग होंगे तो उससे कंफ्यूज मत होना, राइट? यहाँ 37 ही है, आप बस ये चेक करिए वैल्यू वही ब्रेक कर रहा है, 4.85 पे ब्रेक कर रहा है। और यहाँ पर सेपल लेंथ का वैल्यू आ गया 5.95 पे, 5.95 पे आ गया तो ये दिस और ये दिस, और यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा 5.95 पे, तो ये दिस और ये दिस, एक डायरेक्टली वन यानी कि वर्जीनिका को बिलोंग कर रहा है, और एक ये आपका ये वर्जीनिका को और ये वर्सिकुलर को, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखिए ये वर्जीनिका और ये वर्सिकुलर को, क्लियर है? सेम एज इट इज यहाँ पर पेटल विड्थ में पेटल लेंथ को फाइंड करेगा तो वर्सिनी, देखिए वहां पर हमें अंदाजा लगाना पड़ रहा है, यहाँ प्रॉपर नाम लिखा हुआ है वर्सिकुलर और वर्जीनिका, और सेम इस वाले में भी आपका ब्रेक करता है, यानी कि आपको कुछ इस तरीके से इंफॉर्मेटिव वे में आपको यहाँ पर ये मिल जाएगा, किस चीज का, डिसीजन ट्री विजुअलाइजेशन। पहले थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन अलग था, अब थोड़ा सा अलग है, और ये ना ये प्रॉपर HTML कोडिंग है। यहाँ पर देखना मैं होवर कर रहा हूँ तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, नोड 7, इसीलिए ये राइट क्लिक में इमेज पे नहीं ओपन हो रहा है, ये एक अपने आप में एक पूरा एक HTML कोड इसने राइट किया है, क्योंकि इतना डिजाइनिंग का काम HTML पे ही हो सकता था, इमेज पे नहीं हो सकता था, राइट? तो इसीलिए वो HTML का कोड यहाँ से हमारा पिक हुआ, ठीक है। तो इसी में और भी कुछ आर्ग्यूमेंट्स बनते हैं, आप एक बार एक्सप्रेस गूगल कोलैब, हाँ गूगल कोलैब पे हम एआई का ज्यादातर कोड के लिए हम इसे यूज करेंगे, ठीक है भाई। हितेश कुछ सर स्क्रीन प्रेजेंट नहीं हो रही, क्या कह रहे हो भाई?
भाई इंटरनेट नहीं आ रहा, क्या बात है आज? चलिए कोई बात नहीं, आप वैसे भी डन ही कर रहे हैं। आप रिकॉर्डिंग से एक बार गो थ्रू कर लेना। तो ये ज्यादा यूजफुल है भाई हितेश, या ये वाला? देखो दिमाग इसी में लगेगा, समझ इसमें आएगा, और ये समझ में आ जाएगा, तो ये तो हाँ, ये तो इजी है, ठीक है। ये तो कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए कि भाई हाँ ठीक है, इस तरीके से आप ये वर्क कर सकते हैं, राइट, कुछ इस तरीके से हम ये वर्क कर सकते हैं। तो मैं ये फाइल भी भेज दूंगा, या फाइल तो अब आपने ये बना ही लिया, आपने ये कोड रन कर लिया आपने। कोई नहीं, ये एरर को यहाँ पर ये कर लो, फ्रॉम डी टी विज में से मॉडल इंपोर्ट करो और डी टी डॉट मॉडल, और अपने मॉडल का नाम मॉडल मत रखना, माय मॉडल रख लेना, वरना ये मॉडल और ये मॉडल कंफ्यूज हो जाएगा। ठीक है, हाँ भेज दूंगा। हाँ वीडियो ये रहा ना भाई, ये भी IP1 भी जुपिटर नोटबुक फाइल है ये भी। यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन आ जाता है, ये रहा देखिए। ठीक है, डायरेक्ट IP1 का ऑप्शन है ना, डायरेक्ट। तो ये आप इस तरीके से विजुलाइज कर सकते हैं। इंटरनेट का इशू है ना, इसलिए ये मेरा ये भी वर्क नहीं कर रहा था कई बार। यहाँ पे ये कनेक्ट नहीं है और ये भी कनेक्ट नहीं है, ठीक है। चलिए मैं रिकॉर्डिंग ऑफ करता हूँ, बाकी एक बार वीडियो से गो थ्रू कर लें और